तो अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है रिलेटिव मोशन। अब यहाँ पे रिलेटिव मोशन पढ़ने वाले हैं इन ए प्लेन या टू डायमेंशंस के अंदर में जो रिलेटिव मोशन है वो। ठीक है, रिलेटिव मोशन के जो फॉर्मूले थे वो हमने थोड़ी देर पहले भी लिख लिए थे। पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका फॉर्मूला हो जाता है पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका फॉर्मूला हो जाता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। नेक्स्ट आ जाता है एक्सेलेरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा एक्सेलेरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ बी। ठीक है, ये तरीका होता है रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलेरेशन, इन सब को निकालने का। अब इस पे बेस्ड जो कंसेप्ट है वो समझते हैं। एक मैंने एग्जाम्पल बना दिया है, इस तरीके से है एक सिनेरियो। ठीक है, इसमें एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी और एक पर्सन है सी। तीन पर्सन है अपने पास में, साथ साथ में आसमान में एक चिड़िया भी है। ठीक है, ये भी अपने पास में मोशन कर रही है। ये वाला पर्सन है ए, ये पर्सन है बी, ये पर्सन है सी, और साथ साथ में ये चिड़िया है, इसका नाम कर दिया मैंने डी। ठीक है, अब इनकी वेलोसिटी मान लेता हूँ। ए वाला पर्सन है राइट डायरेक्शन में जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, बी वाला पर्सन है वो भी राइट डायरेक्शन में जा रहा है 15 मीटर पर सेकंड से, सी वाला पर्सन है वो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, और डी पे जो चिड़िया है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से। इस तरीके से अपने पास में ये क्वेश्चन बन गया है। इसमें हमें सबसे पहले जो हम चीज़ ट्राई करने वाले हैं वो है कि हर किसी की वेलोसिटी बतानी है विद रेस्पेक्ट टू ए। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ एवरीवन विद रेस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में हर किसी की वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, अब मैं करता हूं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए हम एक अलग से डायग्राम बनाएंगे। तो अलग से है जो डायग्राम उसको मैं यहां से ही कॉपी करके, ठीक है, इस डायग्राम का वाइट कलर कर दिया है। ये अपने पास में है सिनेरियो। अब ये जो डायग्राम है ये है विद रेस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में। तो ए के रेस्पेक्ट में कभी भी किसी की भी वेलोसिटी निकालनी है तो पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। जैसे मान लेते हैं बी की वेलोसिटी निकालनी है ए के रेस्पेक्ट में, तो क्या फॉर्मूला हो जाता है वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। इसको लिखा जा सकता है वेलोसिटी ऑफ बी प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, मतलब ए की वेलोसिटी को ही माइनस करके ऐड कर देंगे बी की वेलोसिटी में। तो ये हो जाता है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसका आंसर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का आंसर क्या हो जाएगा कि बी की वेलोसिटी में से ए की वेलोसिटी घटा देनी है। तो किसी की भी वेलोसिटी निकालनी है अगर ए के रेस्पेक्ट में तो सब में हम सेम ही कंसेप्ट का यूज करेंगे। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट ऑलरेडी पहले का ही पढ़ा हुआ है। तो ए की वेलोसिटी है उसको मैंने अपोजिट किया, तो राइट डायरेक्शन में 10 थी, तो इसको अपोजिट करेंगे तो लेफ्ट डायरेक्शन में आ जाएगी 10। अब इस वेलोसिटी को हर किसी में हम ऐड कर देंगे। ये वाला जो है डायग्राम मैं थोड़ा सा दूर बना देता हूँ। ये थी इसकी 2 मीटर पर सेकंड, जो माइनस में ऐड करी है वो है 10। अब ये वेलोसिटी इस डी में भी ऐड करी जाएगी जो कि है 10 मीटर पर सेकंड। अब इस तरीके का अपने पास में सिनेरियो बन गया है। अब यहाँ से यूज करके हम हर किसी की रिलेटिव वेलोसिटी है उसको निकालेंगे। तो पहले आ जाता है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए। इसका आंसर तो आ जाएगा 0 क्योंकि राइट में भी 10 है लेफ्ट में भी 10 है। तो इसका जो आंसर है वो बनता है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए, इसका आंसर बनता है वो है 0। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ बी, बी की वेलोसिटी निकालनी है ए के रेस्पेक्ट में। बी की जो वेलोसिटी है वो है राइट में 15, ए की वेलोसिटी थी वो थी लेफ्ट में 10, तो इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए है वो आ जाएगा राइट डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड। राइट डायरेक्शन में आ गया है
5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए। सी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ए के रेस्पेक्ट में अब हो चुकी है, 10 और 2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे, तो अपने पास में ऐड होकर ये बन गया है 12 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन है वो है लेफ्ट। ये आ गया है इसका आंसर। नेक्स्ट अपने पास में मेन आंसर जो है डी का वो तो बचा हुआ ही है, तो डी की वेलोसिटी है वो ए के रेस्पेक्ट में, वो देखो क्या हो जाती है। ये दोनों वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर 90 डिग्री पे है। जब भी कोई दो वेक्टर 90 डिग्री पे हैं तो उनका रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से मैं निकाल रहा हूँ। पहले ही मैंने बताया था वेक्टर की सीरीज आपको कंप्लीट पता होना चाहिए, तभी जाके इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो ये हो जाती है वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ए, और इसकी जो डायरेक्शन है वो अपने पास में दिखाई दे रही है, ये है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा 10√2, क्योंकि ये भी 10 है ये भी 10 है। तो वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ए है, उसको भी मैंने रिप्रेजेंट करके लिख दिया है। इस तरीके से हम किसी की भी रिलेटिव वेलोसिटी है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो आंसर है वो हम निकाल सकते हैं। ये अपने पास में सारे तरीके हो जाते हैं। ओके, ये भी आंसर ही था, तो इस आंसर को मैंने इस कलर से बना दिया है। ठीक है बेटा, सारे आंसर लिख दिए हैं। प्रॉपरली इस चीज़ को एक बार देख लेना, जिससे कि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस तुम कर सको। नेक्स्ट अपने पास में इस कंसेप्ट पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कंसेप्ट जो बनता है इस पे बेस्ड वो है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच प्रॉब्लम्स। दो पार्टिकल हैं, उनके बीच का जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है उस पे बेस्ड जो प्रॉब्लम है उनको हमें कैसे सोल्व करना है। इस पे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं। तो ये है अपने पास में क्वेश्चन। दो कार हैं ए और बी, ठीक है। दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो है 100 मीटर, और दोनों जो कार हैं उनकी स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड। कार ए है वो मूव कर रही है नॉर्थ के अलोंग में, जो कार बी है वो मूव कर रही है वेस्ट के अलोंग में। उनके बीच में मिनिमम सेपरेशन निकालना है और उनके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो बताना है। पहले तो इस क्वेश्चन का जो डायग्राम है वो बना देता हूँ, जिससे कि आपको क्लियर हो सके, क्योंकि लैंग्वेज लिखने में शायद दिक्कत भी हो सकती है। मैंने ऐसे एस्टिमेटेड सी लैंग्वेज लिखी है। ए कार है, ये है बी कार है, इन दोनों के बीच में है 100 मीटर का सेपरेशन। बी वाली कार है उसकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में 50 मीटर पर सेकेंड, ए की वेलोसिटी है वो है इस डायरेक्शन में 50 मीटर पर सेकेंड। दोनों के बीच का मिनिमम सेपरेशन बताना है कितना होगा, और दोनों के बीच का जो मिनिमम सेपरेशन है वो कब होगा। ये है अपने पास में क्वेश्चन, ठीक है। अभी इसका सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ क्वेश्चन लिखा है मैंने, ठीक है। तो अब देखो, पहले मैं आपको समझा देता हूँ, इनके बीच का जो मिनिमम सेपरेशन है वो 100 नहीं होगा, ठीक है। देखो, ए वाली कार है ये थोड़ी थोड़ी ऊपर की तरफ जाती जाएगी, यहाँ पे पहुँच जाएगी थोड़ी देर में। बी वाली कार है वो थोड़ी देर में यहाँ पे पहुँच जाएगी, तब इनके बीच का सेपरेशन ऐसा हो जाएगा। थोड़ी देर बाद बी यहाँ ए यहाँ, तो अब इनके बीच का सेपरेशन ऐसे हो जाएगा। थोड़ी देर बाद ये आगे चली जाएगी, बी यहाँ पहुँचेगी, तो इनके बीच से वापस गैप 100 बचेगा। फिर बी इधर चली जाएगी, ए आगे चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि दोनों घूम फिर के सेम पाथ पे चली जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना गिवन है उतनी ही कंसेप्ट है, इसके अकॉर्डिंगली ही हमें इनके बीच का मिनिमम गैप है वो निकालना है। अब इसके गैप निकालने के कई मेथड हो सकते हैं, बट हम जो मेथड यूज कर रहे हैं वो है रिलेटिव मोशन वाला। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं और इसका डायग्राम बना देता हूं विद रेस्पेक्ट टू ए। ए के रेस्पेक्ट में जो इसका डायग्राम है वो कैसे बनेगा, ये मैं बना रहा हूं। तो बेटा, जो इसका ओरिजिनल डायग्राम है वो है इस तरीके से। विद रेस्पेक्ट टू ए बनाएंगे, इसका मतलब क्या है कि ए वाली वेलोसिटी को अपोजिट करेंगे और सब में ऐड कर देंगे, खुद ए में भी ऐड कर देंगे, ठीक है, और बी में भी ऐड कर देंगे। तो बी में भी इसकी वेलोसिटी ऐड कर दी है 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ए में भी ऐड कर दी है। इस तरीके से ए और बी की जो वेलोसिटी है वो अपने पास में आ गई है।
क्लियर है कंसेप्ट, कोई भी इसमें दिक्कत जैसा कुछ नहीं है। अब इनको मैं थोड़ा सा और सोल्व करके लिखता हूं। तो ए तो रेस्ट पे ही आ गया क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ए का डायग्राम बन रहा है। और जो बी की वेलोसिटी है उसका मैं अगर रिजल्टेंट निकालूं तो उसकी जो नेट वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक है, इस तरफ 50 थी, इस तरफ 50 थी। 50 और 50 जब दोनों 90 डिग्री पे हैं तो इसका जो रिजल्टेंट है वो बन जाता है 50√2 मीटर पर सेकेंड। ओके, शॉर्ट में इसको लिख दिया है। साथ साथ में ये वाला जो एंगल है ये एंगल बनता है 45 डिग्री, जिसको कि मैं थीटा से लिख रहा हूं। ठीक है, समझने के लिए मैंने इसको इस तरीके से बना दिया है। क्लियर सा कंसेप्ट है। जो वेलोसिटी है, नेट वेलोसिटी है वो लिख दी है, एंगल जो थीटा है वो लिख दिया है। नोटबुक में साथ साथ में नोट करते रहना। अब देखो, ए वाला पार्टिकल है रेस्ट पे, बी वाले पार्टिकल की जो नेट वेलोसिटी है वो इस तरफ होगी, मतलब कि बी का जो पाथ है वो इस तरीके से होगा। अब हमें निकालना है ए और बी के बीच का मिनिमम सेपरेशन। अगर एक है अपने पास में लाइन जो इस तरीके से जा रहा है, एक अपने पास में है ए, इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन है वो देखो कैसे पता चलेगा। या ये हो सकता है, शायद ये हो सकता है मिनिमम सेपरेशन, ये हो सकता है। डायग्राम को देख के ही समझा दूंगा चुटकियों के हिसाब से, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। देखो तो इनके बीच की मिनिमम वाली लाइन ये ए होगी, बी होगी, सी होगी, डी होगी या ई होगी। देखते ही बता सकते हो बिल्कुल सिंपल सिनेरियो में, बीच में ये वाली जो लाइन है ये होगी इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस। और मिनिमम डिस्टेंस होता भी जब ही है जब इनके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री बन जाता है तब। तो 100 मीटर है, मैं इसको इधर की तरफ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये है इन दोनों के जो मिनिमम सेपरेशन है वो, इन दोनों के बीच का मिनिमम सेपरेशन, इसको मैं लिख रहा हूँ डी से। अब इस मिनिमम सेपरेशन है इसको निकालते हैं। ठीक है, तो बेटा ये वाली जो ट्राइंगल है ये अपने पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये वाला एंगल है 90 डिग्री, इसके सामने है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये वाला एंगल है थीटा, थीटा के सामने है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 45 इज इक्वल टू यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो है डी, और यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज है वो है 90 के सामने वाला एंगल जो कि है 100। 1/√2 इज इक्वल टू डी अपॉन 100। तो अपने पास में जो डी है उसकी वैल्यू आ जाती है 100 अपॉन √2। √2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो जो डी है उसकी वैल्यू बच जाती है 50√2। तो इनके बीच का जो मिनिमम सेपरेशन है उसका आंसर आ गया है 50√2 मीटर। ये होता है इन दोनों के, इस तरीके से हमने निकाला है, मतलब होता नहीं है, ये अपने पास में आ गया इन दोनों का जो मिनिमम सेपरेशन है वो। बट अभी अपने पास में एक और चीज़ बची हुई है कि इस मिनिमम सेपरेशन पे इनके बीच का किस टाइम पे मिनिमम सेपरेशन होगा, वो चीज़ और निकालनी थी। ठीक है, तो अब वो चीज़ और निकाल देता हूँ। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। ये वाला फॉर्मूला है, ये मैं यूज करूंगा इसमें, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी टाइम को निकालने के लिए। ओके, इस डायरेक्शन में जो चला हुआ है उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो बी वाला पार्टिकल क्योंकि इस डायरेक्शन में चला है तो बी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। अब ये वाला जो एक्स है ये निकालता हूँ, इसी सेम ट्राइंगल से निकाल देंगे। बस इसमें हमें कोस थीटा लगाना पड़ेगा। कोस थीटा हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बनेगा कोस 45। इस केस में जो बेस है वो बन गया है x और हाइपोटेन्यूज है वो बन गया है 100। यही राइट एंगल ट्राइंगल यूज करी है बेटा। ठीक है, ये बन जाएगा 1/√2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 100, क्योंकि ऐसी सिमिलर कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। तो जो x है उसकी वैल्यू आ गई है 50√2। ठीक है, अब मैं निकाल देता हूं टाइम। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय b अपॉन वेलोसिटी ऑफ b। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a।
डिस्प्लेसमेंट जो चला है वो है x और उसकी वैल्यू है 50√2। और इसने जो जिस वेलोसिटी से ये चला है उस वेलोसिटी की भी वैल्यू क्या है 50√2। तो इस प्रोसेस में जो टाइम लगेगा उसका आंसर आ जाता है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पे इन दोनों के बीच का सेपरेशन है वो मिनिमम होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को 2-3 बार समझना है कि किस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, आराम से इस क्वेश्चन के बारे में सोचो, फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं पूछता हूं आपसे। तो बेटा जो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है वो है ये, फाइंड आउट द क्लोजेस्ट डिस्टेंस। इस केस में क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितना होगा और वो डिस्टेंस कब होगा क्लोजेस्ट। तो देखो इस क्वेश्चन का सोल्व कर लेते हैं, जल्दी से इसको सोल्व करेंगे, देर इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम अपने पास में इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आता है तो क्या काम होता है कि सबसे पहला काम तो अपने पास में होगा कि इसका डायग्राम बना लेना विद रिस्पेक्ट टू ए। इसका मैंने डायग्राम बना लिया है विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ए के रेस्पेक्ट में अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा तो ए हो जाएगा रेस्ट पे, और बी की वेलोसिटी में इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड को अपोजिट करके ऐड कर दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ करके अपने पास में नेट वेलोसिटी आ जाएगी इस डायरेक्शन में। और जब 3 और 4 का रिजल्टेंट निकाला जाता है तो वो जो साइड है वो आ जाती है 5। तो ये अपने जो इसका रिजल्टेंट आ जाता है वो आ जाता है 5, और ये वाला जो एंगल जो थीटा है वो अपने पास में बन जाता है 53 डिग्री। ये अपने पास में इसमें कंसेप्ट रहता है। ठीक है, 3, 4, 5 वाली जो ट्राइंगल है वो आपको हमेशा ही याद रखनी है। इस तरीके से अगर है, ये है 4, ये है 3, ये है 5, तो 4 के सामने वाला जो अपने पास में एंगल है वो है 53 डिग्री, 3 के सामने वाला जो एंगल है वो है 37 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो साइन थीटा कोस थीटा ये सब करके आपको ये चीज़ बिल्कुल ही श्योर होनी चाहिए। ठीक है, साइन 37 कोस 37, साइन 53 कोस 53, tan 53, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए जो मैं ऑलरेडी वेक्टर वाली वीडियोज में और बेसिक मैथमेटिकल टूल्स वाली वीडियो में बता चुका हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में था बेसिकली ये। अब देखो अगर अपने पास में ए रेस्ट पे है तो बी की डायरेक्शन है वो इस तरीके से आ जाती है, ये अपने पास में है ए, ये हो गया है रेस्ट पे। अब अपने पास में इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, तो ये आ जाएगा दोनों के बीच का मिनिमम गैप, और इस गैप की वैल्यू लिख दी जाएगी डी से। ये अपने पास में है थीटा, थीटा के सामने वाली साइड है परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड है अपने पास में हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन 53 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है डी और हाइपोटेन्यूज है 100। साइन 53 की वैल्यू हो जाती है 4/5 इज इक्वल टू डी अपॉन 100। तो डी की वैल्यू हो जाती है 100 इंटू 4/5। ठीक है, तो ये अपने पास में हो जाएगा 20 पे कैंसिल, 24 जा 80 मीटर। 80 नहीं, हाँ 80 लिख दिया है, 40 गलती में। 80 मीटर आ जाएगा इस केस में इन दोनों के बीच का गैप। ठीक है, तो ये आ जाता है इन दोनों के बीच में जो गैप है, जो मिनिमम गैप है वो। ठीक है, इसके बाद में हमें निकालना है कि इस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा। तो अगर हमें टाइम भी निकालना है, इस 5 को मैं थोड़ा सा प्रॉपर लिख देता हूँ, 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये निकालना है हमें कि इस प्रोसेस के अंदर में कितना टाइम लगेगा यहाँ तक पहुँचने में, इस बी को कितना सा टाइम लगेगा। तो देखो यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले ये वाला डिस्टेंस हमें चाहिए होगा x, बी कितना सा चला है, तो इसके लिए हमें यूज करना होगा कोस 53 डिग्री, जो कि आ जाएगा x/100। x की वैल्यू आ जाएगी 100 कोस ऑफ 53 डिग्री। 100 कोस 53 है, उसकी वैल्यू हो जाती है कि 3/5। ये हमने लिख दिया x, जो कि बन गया है 60 मीटर। तो अब जो बी वाला पार्टिकल है वो इतना सा चला है। ठीक है, अब इनके बीच का टाइम निकालना है। टाइम आ जाएगा जितना वो रिलेटिवली डिस्टेंस चला है अपॉन उसकी स्पीड थी वो, तो 60/5, इसका मतलब है टाइम आ गया है 12 सेकेंड। 12 सेकेंड वो टाइम होगा जिस टाइम पे इनके बीच का सेपरेशन है वो मिनिमम होगा। बस इतना सिंपल सा कंसेप्ट था।
ऐसा क्वेश्चन क्योंकि ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, हर किसी क्वेश्चन में सेम ही कंसेप्ट यूज होगा, सेम ही तरीका आपको आना चाहिए। ओके, अच्छा, इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार है भाई ए, ठीक है। इसके बाद में एक दूसरी कार है जो कि कार है बी, ठीक है। ए वाली कार है जो कि जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बट इसका जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। दोनों ही दोनों सेम लाइन के अलोंग मूव कर रही हैं। बी वाली जो कार है इसका एक्सेलरेशन तो नहीं है, बट इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। ओके, दोनों कार जब स्टार्ट हुई हैं तो इनके बीच का गैप है 100 मीटर, ठीक है। अब हमें इसमें कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट द टाइम व्हेन कार ए ओवरटेक कार बी। ए वाली कार किस टाइम पे कार नंबर बी है उसको ओवरटेक कर लेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कर सकते हो आप चाहो तो, ना तो मैं इसका आंसर बताता हूँ। देखो, इसमें हम डायग्राम बना लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू बी। बी के रेस्पेक्ट का डायग्राम बना लेंगे तो उस केस में बी जो है वो कैसे हो जाएगा, रेस्ट पे। बी है वो रेस्ट पे हो जाएगा। ए के पास में जो एक्सेलेरेशन था वो तो यही रहेगा, ए का एक्सेलेरेशन। बी की जो वेलोसिटी थी वो इसमें अपोजिट करके ऐड कर देंगे, तो ए के पास में जो वेलोसिटी है वो बन जाएगी 10 मीटर पर सेकंड इस लेफ्ट डायरेक्शन में। ओके, ए की वेलोसिटी थी ही नहीं, रिलेटिव एक्सेलेरेशन में बी का एक्सेलेरेशन नहीं था, तो बी का एक्सेलेरेशन का कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। अब इनके बीच में जो गैप है वो है 150 मीटर, सॉरी 100 मीटर, ठीक है। तो ये अपने पास में क्वेश्चन है कि ए के पास में वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन इस तरीके से, इसको राइट डायरेक्शन में 100 मीटर जाने में जो टाइम लगेगा वही इसका टाइम आएगा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन बन चुका है। बस अब इसके बेस्ड इक्वेशन है उसको बनाते हैं। इक्वेशन इसकी बनती है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। रिलेटिव इक्वेशन बना रहे हैं, 100 मीटर इसको जाना है, इनिशियल स्पीड है -10t प्लस हाफ, एक्सेलरेशन है 2, वेलोसिटी लेफ्ट डायरेक्शन में थी इसलिए माइनस लिखी है, एक्सेलरेशन राइट में है, डिस्प्लेसमेंट भी राइट में ही होना है तो इसलिए पॉजिटिव लिखा है, इंटू टी स्क्वायर। तो ये बन जाता है 100 इज इक्वल टू -10t प्लस टी स्क्वायर। तो इक्वेशन बन जाएगी टी स्क्वायर -10t माइनस 100 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें निकालना है। इसका सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले फॉर्मूले से ही आ जाएगा। ये इसका कोफिशिएंट है a, इसका कोफिशिएंट है b और ये कोफिशिएंट है c। तो इसके लिए जो टाइम है इसकी इक्वेशन आ जाएगी -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी अपॉन 2 इंटू ए। ये इक्वेशन बनती है। क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला इसके अंदर भी मैंने यूज किया है, ठीक है। अब इसकी जब हम सोल्व करते हैं तो बनता है 10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 100 प्लस 400 डिवाइडेड बाई 2। तो ये बन जाएगा 10 प्लस माइनस 500 है, 500 को लिख सकता हूँ 10√5 डिवाइडेड बाई 2। तो इसकी वैल्यू हो जाती है 5 प्लस माइनस 5√5। तो माइनस वाली वैल्यू तो नहीं होगी, सिर्फ प्लस वाली वैल्यू लेके चलेंगे। तो 5 को कॉमन ले लिया है तो 1 प्लस √5 सेकेंड। ये आ जाएगी टाइम का आंसर। बस इतना सा आंसर है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सा भी आंसर आ सकता है क्योंकि मैंने वैल्यूज जो है वो रैंडमली चूज करी हैं, तो इसी तरीके से आंसर आएगा, ठीक है। और देखो, इन पे ही बेस्ड, रिलेटिव मोशन पे ही बेस्ड एक और क्वेश्चन करता हूँ जो कि एक्चुअल में प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन ही है। तो ये है बेटा अपने पास में क्वेश्चन, 2 बुलेट आर फायर्ड हॉरिजॉन्टली एंड साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम द रूफ टॉप ऑफ 2 बिल्डिंग 100 मीटर अपार्ट एंड some height of 200 meter with same velocity 25 मीटर पर सेकेंड। when and where will the 2 बुलेट कोलाइड। तो कहाँ पे और कब वो दोनों बुलेट हैं वो कोलाइड करेंगी।
इस तरीके से है अपने पास में क्वेश्चन। ऐसे है ये क्वेश्चन, और ये जो हाइट है ये है 200 मीटर। ठीक है, दो है, ये हाइट है 200 मीटर। अब जो दोनों बिल्डिंग है इनके बीच का जो गैप है वो है 100 मीटर। ठीक है, एक हमने बुलेट यहाँ से फेंक की है, एक बुलेट यहाँ से फेंक की है। ये बुलेट जा रही है, ये है 25 की स्पीड से, ये वाली बुलेट है ये भी है 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। इस तरीके से अपने पास में क्वेश्चन है कहाँ पे और कब ये दोनों बुलेट कोलाइड करेंगी। तो सबसे पहला अपने पास में है, इसका सॉल्यूशन निकालते टाइम में इसको मान लिया है मैंने ए, इसको मैंने मान लिया है बी। ठीक है, पहले तो हमें निकालना है टाइम। टाइम के लिए अपन यूज कर लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का विद रेस्पेक्ट टू बी। बी के रेस्पेक्ट में डायग्राम बना लेता हूँ। तो अपने पास में जो बी है वो रहेगा रेस्ट पे, ए की वेलोसिटी थी 25, रिलेटिव वेलोसिटी निकालते टाइम में बी की वेलोसिटी को बी अपोजिट किया, तो अपोजिट किया और ए में ऐड कर दिया, तो ये होगी है ए की वेलोसिटी। इस केस में जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो दोनों का ही एक्सेलरेशन जी है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन आ जाएगा 0। ठीक है, माइनस जी में से माइनस जी को घटा देंगे तो जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो आ जाएगा 0। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो गैप था वो है 100 मीटर। तो यहाँ पे जो टाइम आ जाएगा इन दोनों के गैप अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, 25 और 25 को ऐड करके बन जाती है 50। तो टाइम आ जाएगा 2 सेकेंड। 2 सेकेंड का वो टाइम है जिस टाइम के बाद में दोनों बॉल आपस में कोलाइड कर जाएंगी। टाइम का आंसर बिल्कुल सिंपल है। अब हमें निकालना है कितनी हाइट पे दोनों आपस में कोलाइड करेंगी। तो कोलिजन के लिए देखो क्या है कि ये बॉल ऐसे मूव करेगी, ये जो बुलेट है वो ऐसे मूव करेगी। यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे मान लेते हैं 2 सेकंड में यहाँ पे पहुँच गई हैं, दोनों आपस में कोलाइड कर गई हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, दोनों एक स्पीड ही थी से ही थी, यहाँ पे तो दोनों मिड में ही कोलाइड करेगी, तो एक 50 चलेगी, ये भी 50 चलेगी। नीचे से जो हाइट है वही हमें निकालनी है। ठीक है, तो हमें निकालनी है हाइट। उस केस में देखो करते हैं, ए वाली जो है उसकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में 25 मीटर पर सेकेंड। अब ये वर्टिकली कितनी हाइट नीचे चली जाएगी 2 सेकंड में, क्योंकि 2 सेकंड बाद तो कोलिजन हो ही रहा है। 2 सेकंड में जितनी हाइट चली जाएगी वही अपने पास में आंसर हो जाएगा कोलिजन का। तो देखो वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो 0 है, वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो है -g, मतलब कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूँ ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, 0 प्लस हाफ इंटू -10 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा 4/2 मतलब 2 - 20 मीटर। तो ये अपने पास में ऊपर से कितना नीचे आ चुका है 20 मीटर। तो इसका आंसर हो जाता है, जितनी हाइट पे दोनों कोलाइड करेंगी वो टॉप से है 20 मीटर नीचे, सरफेस से है वो 180 मीटर ऊपर। तो अपने पास में जो करेक्ट आंसर है वो था कि सरफेस से 180 मीटर ऊपर और 2 सेकंड के बाद में दोनों आपस में कोलाइड कर जाएंगी। इतना सिंपल सा इसका आंसर था, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगला है क्वेश्चन ये, अगला जो क्वेश्चन है वो है ये। ओके बेटे, तो इसमें हमें क्या बताना है, ए और बी की वेलोसिटीज गिवन है, हमें बताना है वो दोनों आपस में कोलाइड करेंगे या नहीं करेंगे। देखो ये टाइप के क्वेश्चन है वो हमें कैसे सोल्व करने हैं। ठीक है, इस केस में अगर बेटा हम इसका डायग्राम बना लेता हूँ, पहले इसको मैं सोल्व कर देता हूँ, ऐसे वेलोसिटी है उनके वैल्यूज लिख देता हूँ। ए के पास में इन 2 डायरेक्शन में वेलोसिटी है, बी के पास में इन 2 डायरेक्शन में वेलोसिटी है। ये है 10 का इधर वाला कंपोनेंट है वो आ जाएगा 10 cos 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू हो जाती है अपने पास में 1/2, मतलब कि इस डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो आ गई है 5। इधर वाला कंपोनेंट आ जाएगा 10 sin 60, 10
साइन 60 होता है √3/2, तो इसका आंसर बन जाएगा 5√3। ओके, बी की वेलोसिटी है वो लिखता हूँ। बी की ये वाली वेलोसिटी है 10√2। 10√2 का इधर वाला कंपोनेंट आ जाएगा 10√2 cos 45, सॉरी 5√2, 5√2 cos 45। cos 45 1/√2 है, ये कंपोनेंट आ गया है 5। इधर वाला जो कंपोनेंट है 5√2 sin 45, तो ये भी बन जाएगा 5। तो ए का इधर वाला कंपोनेंट और इधर वाला कंपोनेंट ये आ गए हैं, बी का ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट दोनों आ गए हैं। पहला काम तो यही होगा। और कोलिजन की केस जब भी करा जाए तो हम बना लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू बी कर लेते हैं। बी के रेस्पेक्ट में इसका जो मोशन है वो डिस्कस कर लेते हैं। बी वाला जो पार्टिकल है विद रेस्पेक्ट टू बी करूँगा तो अपने पास में देखो क्या सिनेरियो आएगा। बी वाला जो पार्टिकल है वो तो आ जाएगा रेस्ट पे। अब बी की जो वेलोसिटीज़ हैं उनको हम ए में अपोजिट करके ऐड कर देंगे। ए की ओरिजिनल वेलोसिटीज़ पे कोई भी चेंज नहीं करना है। ए की ओरिजिनल वेलोसिटी थी, ये थी 5√3, एक थी 5। सिंपली बी की वेलोसिटीज़ को अपोजिट करके ऐड करना है। बी की अपवर्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है 5, इसको अपोजिट करेंगे तो ये बन जाएगा इस डायरेक्शन में 5। बी की एक है लेफ्ट डायरेक्शन में 5, इसका अपोजिट होता है राइट डायरेक्शन में 5, तो ये हो गया है राइट डायरेक्शन में 5। ऐसे अपने पास में ए की वेलोसिटी है वो आ गई है। अब ए की वेलोसिटी का रिजल्टेंट निकालते हैं। इस डायरेक्शन में जो ए की वेलोसिटी है वो बन गई है 10, रिजल्टेंट है वो बन गया है 10 मीटर पर सेकंड। इसमें 5√3 ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है 5 से, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो ऊपर की तरफ आएगा और ये कंपोनेंट बन जाएगा 5√3 -5। ठीक है, अब ये इस तरीके से वेलोसिटीज़ हो गई हैं। बी वाला जो पार्टिकल है वो है रेस्ट पे। अगर मैं ए की नेट वेलोसिटी निकालूं तो ऑब्वियस सी बात है ए की नेट वेलोसिटी इस किसी डायरेक्शन में आएगी। एंगल नहीं निकालना है इसमें, सिर्फ डायरेक्शन निकालनी है, ये इस डायरेक्शन में आएगा। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है ए वाला बी की डायरेक्शन में है ही नहीं, तो बी के साथ में कोलाइड नहीं करेगा। तो इसका सिंपल आंसर हो जाता है दे विल नॉट कोलाइड। दोनों पार्टिकल आपस में कोलाइड नहीं करेंगे। इस पे बेस्ड चलो और क्वेश्चन पूछता हूँ, कोलिजन पे ही बेस्ड। ये है बेटा अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी इस तरीके से हैं। इसमें हमसे पूछा गया है ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन में मैंने ग्रेविटी को कंसिडर नहीं किया, मतलब ग्रेविटी वाला कंसेप्ट नहीं लिया। शायद ग्रेविटी से कुछ चेंज हो सकता था अगर ये बात करें तो। बेटा ग्रेविटी दोनों पे ही लग रही होगी, ए वाले पार्टिकल पे भी, बी वाले पार्टिकल पे भी। इससे पहले भी एक क्वेश्चन में मैंने बताया था दोनों पे ग्रेविटी जी लग रही होगी। तो इस केस में जो रिलेटिव एक्सेलरेशन बनेगा वो हो जाता है जी में से जी को ही, माइनस जी में से माइनस जी को ही घटा देंगे। तो इस केस में ऐसा कोई भी केस हो जिसमें दोनों पार्टिकल एयर में हो, दोनों पे ग्रेविटी लगेगी और रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। इससे ज़्यादा इसमें कोई भी ग्रेविटी का रोल नहीं है। तो रिलेटिव में ग्रेविटी का कोई भी सेंस नहीं बनता है। प्योरली एक पार्टिकल का करते हैं या दूसरे पार्टिकल का करते हैं, उस टाइम पे ही रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आता है, अदरवाइज नहीं आता है। अब देखो इसमें करते हैं ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे या नहीं। ए का है कंपोनेंट कर देते हैं, एक इधर का कंपोनेंट एक इधर का कंपोनेंट, 10 cos 30 10 sin 30। बी का कंपोनेंट करेंगे 5 cos 45, इधर वाला कंपोनेंट आएगा 5√2 भी था बेटे, 5√2 sin 45। 5√2 sin 45 होता है 1/√2, तो ये वैल्यू बन जाएगी 5, ये भी वैल्यू बन जाएगी 5। 10 cos 30, 10 cos 30 हो जाता है 10 इंटू √3/2, जो कि बन जाएगा 5√3। इधर वाली वेलोसिटी बन जाएगी 5। सब कोई वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में ही है। इस तरीके से ए और बी के जो कंपोनेंट है वो मैंने कर दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं गिवन था बट बाद में कंपोनेंट किए हैं।
अब इसका डायग्राम बना लेते हैं। पहले का डायग्राम कैसे बनाया था विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका भी मैं विद रिस्पेक्ट टू बी ही बना लेता हूँ। बी के रेस्पेक्ट में बनाएंगे तो बी वाला जो पार्टिकल है वो आ जाएगा अपने पास में रेस्ट पे, इससे इतना सा दूर है वो ए वाला पार्टिकल आ जाएगा। ए वाले पार्टिकल पे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो है 5, इस डायरेक्शन में है वो है अपने पास में 5√3। अब देखो ये वाली वेलोसिटी है 5 बी की इस वेलोसिटी को अपोजिट करेंगे तो ऐसे हो जाएगी और इसमें ऐड कर दिया तो ये बन गया है 5। ऊपर की डायरेक्शन में बी की वेलोसिटी थी 5, इसको अपोजिट किया तो ये बन गया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में 5। तो ये हो चुकी है अब ए की वेलोसिटी। इनका रिजल्टेंट करके लिखते हैं। ए वाला पार्टिकल है ऊपर की तरफ भी 5 है नीचे की तरफ भी 5 है तो ये दोनों कैंसिल आउट। ए की वेलोसिटी सिर्फ इस डायरेक्शन में बची है जो कि है 5√3 + 5। अब ये वाला पार्टिकल है बी, ये है रेस्ट पे। अब बेटा इस केस में देखो ए की जो नेट वेलोसिटी है वो सिर्फ आई है 5√3 + 5 बी की डायरेक्शन में। तो इस चीज़ से अपने को क्लियर है कि ए की वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, बी है इसी पाथ के अलोंग में, तो ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे। दे विल कोलाइड फॉर श्योर, पक्का कोलाइड करेंगे दोनों के दोनों। ये अपने पास में आंसर हो जाता है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इतना सा अपना क्वेश्चन है, इतना सा ही अपना आंसर है। ऐसी ही चीज़ ध्यान रखनी होती है ऐसे क्वेश्चंस में। इसके बाद करने वाले हैं अगला कंसेप्ट। अगला टॉपिक है अपने पास में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेशन की वेलोसिटी या अप्रोच की वेलोसिटी, इस बारे में करने वाले हैं। इसका मतलब हो जाता है रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग लाइन जॉइनिंग। जिस डायरेक्शन में दोनों पार्टिकल की लाइन जॉइनिंग है, ठीक है, उस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी, इसी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। कोई भी दो पार्टिकल है या तो इनमें सेपरेशन हो रहा होगा या तो उन दोनों में अप्रोच हो रहा होगा। ठीक है, तो इस पे बेस्ड है कुछ क्वेश्चन, उनको पूछता हूँ, उसी से ये टॉपिक समझ में आएगा। ये है बेटा अपने पास में कुछ क्वेश्चंस, इनमें हम निकालने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो सबसे पहला करते हैं। ए वाला पार्टिकल है रेस्ट पे, बी वाला पार्टिकल उसकी डायरेक्शन में जा रहा है। तो इन क्वेश्चंस में या तो अप्रोच ही होगा या तो सेपरेशन होगा। ए वाले केस के अंदर में फर्स्ट केस में क्या होगा, अगर देखो एक पार्टिकल रुका हुआ है, दूसरा उसकी तरफ जा रहा है 10 की स्पीड से, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों के बीच में अप्रोच होगा। दोनों की इस लाइन के अलोंग में जो वेलोसिटी है वो हो जाती है रिलेटिव वेलोसिटी 10। तो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से दोनों में अप्रोच होगा। सेकंड है देखो, बी वाला आगे की तरफ जा रहा है 10 की स्पीड से, ए वाला उसका पीछा कर रहा है 2 की स्पीड से, तो ये ऑब्वियस सी बात आगे निकल जाएगा, जो ए वाला है वो स्लो रह जाएगा। तो इन दोनों के बीच में सेपरेशन होगा। और सेपरेशन की वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है, रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग लाइन जॉइनिंग। इस लाइन के अलोंग में रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी घटा के निकाली जाती है। तो 10 में से 2 को घटा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर में अप्रोच हो रहा होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ ही जा रहे हैं, एक 3 की स्पीड से एक 2 की स्पीड से, तो दोनों के बीच में अप्रोच होगा और अप्रोच की स्पीड बन जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 वाला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। अब इस क्वेश्चन में डायरेक्टली आंसर नहीं निकाला जाएगा। अब 10 है, ये वाला किसी एंगल पे है, बी वाला रेस्ट पे है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 वाली वेलोसिटी के कंपोनेंट निकालेंगे। 10 का इधर का कंपोनेंट आ जाएगा 10 cos 60, इसका इधर वाला कंपोनेंट आएगा वो होगा 10 sin 60। ठीक है, तो इसमें लाइन जॉइनिंग वाला कंपोनेंट ही काम आएगा, इस कंपोनेंट का कोई भी मतलब नहीं है। तो 10 cos 60 है, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। cos 60 होता है 1/2, तो 10 × 1/2। इस तरफ इसकी वेलोसिटी है 5। ए वाले पार्टिकल की इधर है वेलोसिटी 5, बी वाला पार्टिकल है रेस्ट। तो लाइन जॉइनिंग के अलोंग की वेलोसिटी देखनी है, दोनों के बीच में अप्रोच होगा और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है
वो हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए और बी। ए और बी में लाइन जॉइनिंग के अलोंग में वेलोसिटी देखते हैं। इसमें तो लाइन के अलोंग में वेलोसिटी है ही नहीं, बी की वेलोसिटी ही है लाइन जॉइनिंग के अलोंग में, तो इन दोनों के बीच में अप्रोच होगा और इसकी वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ए और बी है, इसकी वेलोसिटी v और v इस तरीके से गिवन है, और एंगल जो बन रहा है दोनों के बीच, जो a की वेलोसिटी है उसका है थीटा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा तो इसमें लाइन जॉइनिंग के अलोंग वाला कंपोनेंट करेंगे, v का इधर वाला कंपोनेंट करेंगे, वो आ जाएगा v cos थीटा। परपेंडिकुलर का भी आएगा बट जिसका कुछ भी काम अपने पास में नहीं है। तो अपने पास में दो वेलोसिटी आ गई है, एक है v, एक है v cos थीटा। आगे की तरफ v डायरेक्शन से जा रहा है, पीछे से आ रहा है v cos थीटा से। तो ये फास्ट है, ये स्लो है, क्योंकि v cos थीटा की वैल्यू हमेशा ही v से कम रहेगी, क्योंकि यहाँ पे एंगल की वैल्यू बिल्कुल 0 डिग्री नहीं है, कुछ ना कुछ एंगल की वैल्यू ही है। तो इस केस में आंसर आ जाएगा, इन दोनों के बीच में होगी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, क्योंकि b वाला पार्टिकल फास्ट आगे निकल जाएगा। उसका आंसर हो जाएगा v माइनस v cos थीटा, ये बन जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, इसका करते हैं। ए की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, वो हो जाएगी v1 cos अल्फा, बी की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, वो हो जाएगी v2 cos बीटा। दोनों एक दूसरे की तरफ की डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो इससे आंसर आ जाएगा, इसका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होनी है यहाँ से v1 cos अल्फा प्लस v2 cos बीटा। इस तरीके से आंसर आ जाएंगे, अप्रोच सेपरेशन, सेपरेशन अप्रोच, इन सब के आंसर ऐसे ही करके आएंगे। ठीक है, और इससे ज़्यादा इनमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन है अप्रोच या सेपरेशन का, ये सारे के सारे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे है अपने पास में। ठीक है, तो इस पे बेस्ड अपने पास में एक कोलिजन का ही क्वेश्चन है, वो मैं पूछ लेता हूँ। ये है अपने पास में क्वेश्चन, इसमें ए और बी है, दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरीके से गिवन है। तो इसमें बताना है इसकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगी और क्या कंडीशन होगी इन दोनों के बीच में कोलिजन होने के लिए। तो चलो देखो, v1 वाली वेलोसिटी है, इसका कंपोनेंट करते हैं। तो v का इधर वाला कंपोनेंट होगा v1 cos अल्फा, इधर वाला कंपोनेंट है वो होगा v2 sin अल्फा। v2 का इधर वाला कंपोनेंट है वो हो जाएगा अपने पास में v2 cos बीटा, और इससे परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट हो जाएगा v2 sin बीटा। अगर मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की, तो इस केस में जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बनेगी वो क्या है कि a वाला भी इधर जा रहा है, b वाला भी इधर जा रहा है, दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाती है v1 cos अल्फा प्लस v2 cos बीटा। यह आंसर आ जाता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का। नेक्स्ट है कंडीशन फॉर कोलिजन, इनका कोलिजन होने के लिए क्या होना चाहिए। कोलिजन होने के लिए हम चाहते हैं कि इन दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे की ही डायरेक्शन में हो। इसकी वेलोसिटी सिर्फ ये हो, इधर वाली वेलोसिटी है वो कैंसिल हो जाएं। ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी है उनको कैंसिल करने का तरीका क्या है। तो विद रेस्पेक्ट टू ए इसका डायग्राम बनाएंगे, तो ए वाला रेस्ट पे हो जाएगा, बी की वेलोसिटी है उसको, ए वाली वेलोसिटी है उसको अपोजिट करके इसमें ऐसे ऐड किया जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो इधर वाली वेलोसिटी है वो एक दूसरे की इक्वल होनी चाहिए, मतलब जितना ये इधर चले उतना ही ये इधर चले। अब दोनों ही इस डायरेक्शन में सेम चलेंगे, इसका मतलब कि उस केस में दोनों के बीच में कोलिजन हो जाएगा, क्योंकि अप्रोच तो दोनों के बीच में हो रहा है। तो इसके लिए कंडीशन बनती है v1 sin अल्फा इज इक्वल टू v2 sin बीटा। ये वाली वेलोसिटी अगर इक्वल हो जाएगी तो इन दोनों के बीच में कोलिजन हो जाएगा। ये अपने पास में आंसर हो जाता है कोलिजन के लिए। रिलेटिव वेलोसिटी को इसको ईजिली से, रिलेटिव वेलोसिटी से इसको ईजिली प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये तीन पार्टिकल हैं ए बी और सी, एक किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसके वर्टेक्स पे रखे हुए हैं। ठीक है, जिसका साइड है डी, टी इज इक्वल टू 0 पे। तीनों के तीनों पार्टिकल एक दूसरे की तरफ में मूव चल रहे हैं v स्पीड से, तीनों की स्पीड कांस्टेंट है।
ए की वेलोसिटी हमेशा ए बी के अलोंग है, बी की वेलोसिटी हमेशा बी सी के अलोंग है, सी की वेलोसिटी हमेशा सी ए के अलोंग है। किस टाइम पे सब पार्टिकल मीट करेंगे, कहाँ पे मीट करेंगे, और हर कोई पार्टिकल कितना डिस्टेंस चल चुका होगा, ये चीज़ें हम निकालने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा सिंपल तरीका बता दूंगा, आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। बिल्कुल ही यूनिक मेथड है, बिल्कुल ही सिंपल मेथड है। ठीक है, हर कोई बच्चा, इवन छोटे से छोटा बच्चा जो क्लास 11th में पहली बार आया है, वो बच्चा भी इस क्वेश्चन को कर पाएगा। एक बार समझने की ज़रूरत है थोड़ा सा, बस, उसके बाद तो आंसर आ ही जाना है। इस तरीके से है ये ट्राइंगल। यहाँ पे है पार्टिकल ए, यहाँ पे है बी, यहाँ पे है सी। इक्विलैटरल ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे तीनों पार्टिकल रखे हुए हैं। इन दोनों के बीच का जो गैप है वो है डी। ए की जो वेलोसिटी है, ठीक है, ए हैज वेलोसिटी अलोंग ए बी। ए की वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में रहेगी, सॉरी जो वेलोसिटी है वो। ठीक है, बी वाला पार्टिकल है वो अपनी वेलोसिटी सिर्फ हमेशा सी की तरफ रखेगा, और सी वाला जो पार्टिकल है वो हमेशा अपनी वेलोसिटी ए की डायरेक्शन में रखेगा। लो भाई, तीनों की स्पीड है v, इसकी भी v है और इसकी भी स्पीड है v। लो v लिख देता हूँ पहले, तीनों की जो स्पीड है वो मैंने लिख दी है। तो और तीनों के बीच में जो गैप है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, सारे के सारे जो साइड हैं वो d ही रहेंगे। तो पहला, सबसे पहली चीज़ तो इसमें आती है कि तीनों पार्टिकल कहाँ पे मीट करेंगे। ठीक है, अप्रोक्सीमेट इसके सिचुएशन बताता हूँ, एग्जैक्टली इसका डायग्राम नहीं बना पा रहा हूँ, बट अप्रोक्सीमेट बताता हूँ जिससे आप समझ पाओ। थोड़ी सी देर बाद देखो, ए वाला पार्टिकल है वो यहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है, ए वाला पार्टिकल अगर यहाँ पे पहुँच गया तो सी ने अपनी वेलोसिटी है वो चेंज करके इस डायरेक्शन में कर दी है। ठीक है, अब क्योंकि सी वाला पार्टिकल अब यहाँ पहुँच जाएगा, तो इसका मतलब है बी अपनी वेलोसिटी को चेंज करके इस तरफ कर देगा। अब जब बी वाला पार्टिकल यहाँ पहुँच जाएगा तो ए वाला अपनी वेलोसिटी है उसको चेंज करके इस तरीके से कर देगा। थोड़ी सी देर बाद ये सिचुएशन बनेगी। उसके बाद में देखो, ये वाला पार्टिकल है ये थोड़ा सा आगे चलेगा, ये थोड़ा सा आगे चलेगा, और ये थोड़ा सा आगे चलेगा। ठीक है, तब उस केस में ये अपनी डायरेक्शन इधर कर देगा, ये अपनी डायरेक्शन इधर, ये अपनी डायरेक्शन इधर। ऐसे जो 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 इक्विलैटरल ट्राइंगल है ये फ्लिप होता हुआ चलेगा। तो हर किसी पार्टिकल का जो पाथ है वो ऐसा कुछ नजर आएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट जो इनका पाथ है वो बना देता हूँ ताकि आप समझ पाओ। ए वाले पार्टिकल का पाथ ऐसा नजर आएगा, बी का ऐसा और सी का ऐसा, और तीनों इस तरीके से अपने पाथ को कवर करके सेंटर पे जाके मीट कर जाएंगे। ठीक है, और तीनों कहाँ पे मीट करेंगे, तो वेयर, इसका आंसर हो जाता है एट सेंट्रोइड। कहाँ पे मीट करेंगे उसका आंसर तो सिंपल सा है, सेंट्रोइड पे। नेक्स्ट चीज है व्हेन, कब तीनों पार्टिकल आपस में मीट करेंगे, दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर करने वाले हैं। यहां पे कर देता हूं। ऐसा जो भी केस आएगा उसमें टाइम निकालने का जो मेथड है वो ये रहेगा, इन दोनों के बीच का सेपरेशन, कोई भी दो पार्टिकल है उनके बीच का सेपरेशन अपॉन उन दोनों के बीच की वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कोई भी दो पार्टिकल है उनके बीच का सेपरेशन कितना है, और उसको हम डिवाइड कर देंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से, क्योंकि उसी की अप्रोच की वेलोसिटी से वो सेपरेशन कम हो रहा है। ठीक है, बी और सी वाला पार्टिकल है, इन दोनों को मैं बना लेता हूँ। बी की वेलोसिटी है इस तरीके से, सी की वेलोसिटी है इस तरीके से। लाइन जॉइनिंग के अलोंग में ये वाला एंगल है ये बन जाएगा 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60। तो v का इधर वाला जो कंपोनेंट है वो बन जाएगा v cos 60 डिग्री। ये है a, ये है b। तो इन दोनों के बीच की वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है v cos 60 होता है बेटा v/2। अप्रोच की वेलोसिटी है वो आ जाएगी v प्लस v/2, मतलब कि 3v/2। दोनों के बीच का सेपरेशन है वो है d, और दोनों के बीच की वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है वो है 3v/2। तो इसका आंसर बन जाता है 2d/3v।
ये अपने पास में आंसर हो जाता है वैन का, कब तीनों आपस में मीट करेंगे, क्योंकि कोई दो मीट करेंगे उसी टाइम पे तीनों मीट कर जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बी और सी जो मीट कर रहे हैं उनके बीच का टाइम ये आ गया है, सेम टाइम पे ये पहुंच जाएगा, सेम पे ये और सेम पे ये, तो तीनों जिस टाइम पे मीट करेंगे उसका आंसर है ये। नेक्स्ट आ जाता है डिस्टेंस मूव्ड बाय ए। कोई भी एक पार्टिकल है वो कितना डिस्टेंस चलेगा, हम ए का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, बी का और सी का डिस्टेंस तो सेम ही आएगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाता है कि स्पीड ऑफ ए इंटू ए को कितना टाइम लगेगा, ए की स्पीड थी v और ए को जो टाइम लगेगा उसका आंसर हो जाएगा 2d/3v। तो जितना डिस्टेंस हर एक पार्टिकल चल रहा है उसका आंसर आ जाएगा 2d/3। इतना सिंपल सा इसका आंसर है, इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, और इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। डन है ये क्वेश्चन। अगला ऐसी ही अप्रोच का सेम क्वेश्चन करने वाले हैं दूसरा, जिसका आंसर बेटा आपको खुद निकालना है। ठीक है, रिपीट द सेम क्वेश्चन फॉर 4 पार्टिकल एट स्क्वेयर कॉर्नर्स। 4 पार्टिकल रखे हुए हैं एक स्क्वेयर के कॉर्नर पे, स्क्वेयर की साइड है डी, इसके अंदर जो ए वाला पार्टिकल है वो इधर जा रहा है, इसके अंदर जो बी वाला पार्टिकल है वो इधर जा रहा है, सी वाला पार्टिकल है वो इधर फेस करेगा, डी वाला पार्टिकल इधर करेगा, ए बी सी और डी। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से निकाल के कमेंट बॉक्स के अंदर में टाइप कर देना, और अगर इसका आपको सॉल्यूशन चाहिए तो अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, सबकी वेलोसिटी भाई v मान लेनी है। ठीक है, पाथ है, पाथ भी बना देता हूँ। एक का पाथ ऐसा होगा, इसका पाथ ऐसा होगा, इसका पाथ ऐसा होगा और इसका पाथ ऐसा कुछ होगा। अप्रोक्सीमेट जो पाथ है वो इस तरीके से होगा, मीट करेंगे सेंट्रोइड पे, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान रखना इसको। चलो और क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। ये है बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी टीवी स्क्रीन पे है। इस तरीके से ए और बी दो पार्टिकल हैं, दोनों पार्टिकल किसी एक ही लाइन के अलोंग में है। ठीक है, ए की वेलोसिटी है वो v1 गिवन है, एंगल गिवन है, बी की वेलोसिटी है वो है v2। हमसे ये पूछा गया है ए वाला पार्टिकल है वो बी के हमेशा ही साउथ में रहेगा, इसके लिए मैंने नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ बना दिया है। ए वाला पार्टिकल है वो बी के हमेशा ही साउथ में रहेगा। इस कंडीशन के लिए या इस सिचुएशन के लिए v1/v2 निकालना है। तो देखो ए वाला पार्टिकल हमेशा इसके साउथ में ही रहना चाहिए, तो दोनों पार्टिकल अगर हमेशा ही साउथ में रहना चाहिए, इसका मतलब है दोनों की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो सेम होनी चाहिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगी तो हॉरिजॉन्टली दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे होंगे। ठीक है, और वर्टिकल वाली डायरेक्शन का इसमें कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है ए एंड बी मस्ट हैव सेम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो सेम रहनी चाहिए, मतलब कि ए वाला बी वाला पार्टिकल अगर इतना सा आगे आ गया है टी टाइम में, तो उस केस में ए वाला पार्टिकल इतना सा ही आगे आ जाए, तो उस केस में दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो सेम होनी चाहिए। ए की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या बनेगी, v1 कोस अल्फा, बी की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या बनेगी, v2 कोस बीटा। यहाँ का यूज करके हम निकाल लेंगे v1/v2 जो कि आ जाएगा कोस बीटा अपॉन कोस अल्फा। ये वो सिचुएशन बन जाएगी जिस सिचुएशन पे दोनों पार्टिकल आपस में एक दूसरे के नॉर्थ और साउथ में ही रहेंगे। बस सिंपल सा केस है। ठीक है, एक सिंपल सी कंडीशन बताता हूँ कोलिजन के लिए, इस कंडीशन को नोट करके लिख लेना
PYQ पे ही बेस्ड क्वेश्चन है, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी आया हुआ है। दो पार्टिकल में कोलिजन के लिए क्या सिचुएशन होती है, ये कि कोई दो पार्टिकल हैं वो कब जाके दोनों एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, या कोलिजन के लिए दोनों के बीच की सिचुएशन। एक पार्टिकल है ए, एक पार्टिकल है बी। इस तरीके से ए और बी दो पार्टिकल हैं। अब ये पूछा गया इसमें कि ये दोनों पार्टिकल, ऐसी क्या सिचुएशन हो कि दोनों पार्टिकल आपस में कोलिजन कर जाएं। तो देखो, ए से अगर मैं बी को देखूं तो बी इस तरफ नजर आएगा, इसका मतलब है इस डायरेक्शन में है पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ए से बी को देख रहे हैं तो पोजीशन ये है। अब जो बी है, बी की जो वेलोसिटी है वो इससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आनी चाहिए। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब कि ए और बी आपस में कब कोलाइड करेंगे। कोई भी दो पर्सन आपस में कब कोलाइड करते हैं, जैसे कि मेरे से कोई पर्सन कब कोलाइड करेगा, अगर मैं उसको देखूं तो वो मेरे सामने दिखे, बट उसकी वेलोसिटी मेरे से, मुझे दिख रहा है उससे जस्ट अपोजिट हो, तब दोनों आपस में कोलाइड कर पाएंगे। तो ए से अगर बी को देखें तो इधर आए और बी की वेलोसिटी उससे जस्ट अपोजिट हो, ये वो सिचुएशन है जब दोनों आपस में कोलाइड करेंगे। तो मतलब जो बी की डायरेक्शन, जो पोजीशन है ए की, सॉरी बी की जो पोजीशन है विद रेस्पेक्ट टू ए, उसकी डायरेक्शन है, और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए है, उसकी डायरेक्शन, दोनों जस्ट इक्वल और अपोजिट हो। इक्वल नहीं जरूरी है, दोनों की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाइए। ठीक है, वापिस से समझो, ए और बी सिर्फ जब कोलाइड करें जब ए वाला बी को देखे तो सामने दिखे और उसकी वेलोसिटी उसकी तरफ दिखे, तब दोनों आपस में कोलाइड कर पाएंगे। ये बन गई है कोलिजन के लिए सिचुएशन। ठीक है, नोट करके लिख लेते हैं इसको। फॉर कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल will be in opposite direction, opposite direction to that of relative position। जिस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी है वो जस्ट रिलेटिव पोजीशन के अपोजिट डायरेक्शन में हो, सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। इस वाली इक्वेशन को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ। आर बी का कैप, उसको लिखा जा सकता है आर बी ए अपॉन आर बी ए का मैग्नीट्यूड माइनस वी बी ए अपॉन वी बी ए का मैग्नीट्यूड। इसको और सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ तो यह आ जाता है आर बी माइनस आर ए अपॉन आर बी माइनस आर ए का मैग्नीट्यूड। इसका बन जाता है वी बी माइनस वी ए था बट माइनस आ गया है आगे, तो मैं लिख देता हूँ वी ए माइनस वी बी अपॉन वी ए माइनस वी बी का मैग्नीट्यूड। ऐसा ही एक क्वेश्चन देखोगे PYQ में मिल जाएगा इस पे बेस्ड। ठीक है, इस चैप्टर में नीट में इस पे बेस्ड एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, जिसमें यही कंडीशन पूछी गई है कि दो पार्टिकल कब एक दूसरे के साथ में कोलाइड करेंगे। तो इसमें अपने पास में जो नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं रिलेटिव मोशन में, वो है रेनमैन प्रॉब्लम्स। रेनमैन प्रॉब्लम्स बिल्कुल सिंपल है, इस पे बेस्ड एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, चांस बहुत ज़्यादा कम रहते हैं बट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर में अपने पास में एक फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, वो वाला फॉर्मूला रहेगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। इसका तरीका होता है वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। इन सब टॉपिक्स को करने के लिए बेटा वेक्टर के बारे में हमें प्रॉपर पता होना चाहिए। तो जो वेक्टर वाली वीडियो है अपने यूट्यूब चैनल पे भी है वेक्टर की वीडियो, तो उस वाली वीडियो को ज़रूर से देख लेना। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इसका जो फॉर्मूला है वो बनेगा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। अब देखो यहाँ पे किस किस वर्ड का क्या मतलब है। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन VRM, इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ रेन
विद रेस्पेक्ट टू मैन, रेन की वेलोसिटी मैन के रेस्पेक्ट में। इधर पे मैं बात करूँ अगर वी आर की, वी आर जो है इसके अंदर में वो रिप्रेजेंट कर रहा है रेन की वेलोसिटी, और किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका मतलब है ये प्रॉपर वेलोसिटी ऑफ रेन है। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ मैन, वीएम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ मैन, और किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो ये अपने पास में है वेलोसिटीज, वी आर एम, वी आर, वी एम, इन सब वेलोसिटीज को इस तरीके से ही लिखा जाता है। देखो एक और डायरेक्शन बेटा याद रखने की जरूरत है इस केस में, डायरेक्शन टू होल्ड द अम्ब्रेला। डायरेक्शन टू होल्ड अम्ब्रेला, कोई भी मैन है वो रेन के अंदर में चल रहा है, वो किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को होल्ड करेगा। ठीक है, तो अब देखो मैन है, मैन को जिस डायरेक्शन में बारिश नजर आएगी उसकी उसी डायरेक्शन में अम्ब्रेला होल्ड करेगा, और मैन को जो बारिश नजर आएगी वो ये नजर आएगी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो अगर बारिश इस तरीके से आती हुई उसको अपीयर हो रही है, तो वो अम्ब्रेला है उसको इस तरीके से होल्ड करेगा। इसका आंसर हो जाता है अपोजिट टू वी आर एम। जिस तरीके से उसको रेल नजर आएगी उससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अम्ब्रेला को होल्ड करेगा। ये अगर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है तो अम्ब्रेला इस तरीके से होल्ड किया जाएगा। क्वेश्चन इस पे वेस्ट करेंगे जिनसे कि अपनी चीज़ें क्लियर हो सके। इसमें बेसिकली जो भी चीज़ें लगेंगी वो ट्रिग्नोमेट्री पे वेस्ट होंगी और वेक्टर्स पे वेस्ट होंगी, इससे ज़्यादा अपने पास में और कुछ भी नहीं होगा। चलो तो बेटा क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इफ रेन इज फॉलिंग डाउनवर्ड with 10 meter per second and man is moving to east with a speed of 10 meter per second. Find out velocity of man with respect to rain and direction to hold the umbrella. ये है अपने पास में क्वेश्चन। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें देखो कैसे सोल्व करना है। रेन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर रही है, तो पहले तो वेलोसिटी ऑफ रेन का वेक्टर मैंने बना लिया, वी आर वेक्टर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट वेक्टर बनाएंगे मैन इज मूविंग टू ईस्ट विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। जो मैन है वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ये है ईस्ट डायरेक्शन और इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन। तो सबसे पहले काम तो रहेगा अपना फॉर्मूला लिखने का, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। रेन की वेलोसिटी में से मैन की वेलोसिटी को घटा देंगे। रेन की वेलोसिटी है ऐसे बेटा, वेलोसिटी ऑफ मैन थी राइट, इसका जस्ट अपोजिट किया तो माइनस वी एम आ गया है। ठीक है, ये लिख देते हैं वी आर, ये है माइनस वी एम। वी आर की वैल्यू है 10, माइनस वी एम की वैल्यू भी है 10, और ये वाला जो वेक्टर है ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। बस ये अपने पास में वैल्यू आ जाती है। डायरेक्शन टू होल्ड अम्ब्रेला पूछता है तो अम्ब्रेला इस तरीके से बनाना पड़ेगा, ये लो अम्ब्रेला भी बना दिया है। ओके, अब देखो बेटा, एक तो इसका मैग्नीट्यूड बताना है और एक डायरेक्शन बतानी है। ये वाले अपने पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल है 90 डिग्री। तो अगर कोई एंगल 90 डिग्री है, ये वाली साइड है 10, ये वाली साइड है 10, तो ये वाली जो साइड है इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 10√2। और जो वर्टिकल है, वर्टिकल से ये वाला जो एंगल है अम्ब्रेला का जो एंगल है वो बन जाता है 45 डिग्री। ठीक है, तो एंगल आ जाता है, एंगल टू होल्ड अम्ब्रेला वो बन जाता है
45 डिग्री विद वर्टिकल, वर्टिकल से 45 डिग्री, और साथ साथ में tan√2 बन जाता है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का मैग्नीट्यूड। बस इतना सा कंसेप्ट लगाना होता है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए तब। नेक्स्ट ये है अपना क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ मैन इज 2i कैप प्लस 3j कैप एंड वेलोसिटी ऑफ रेन इज 4i कैप प्लस 4k कैप, फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इसका फॉर्मूला हो जाता है वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। रेन की जो वेलोसिटी है वो है 4i कैप प्लस 4k कैप, माइनस मैन की वेलोसिटी है 2i कैप प्लस 3j कैप। इस वेक्टर में से ये वेक्टर घटाना है, 4i में से 2i घटाएंगे तो बन जाएगा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये हो जाता है आंसर। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। ओके, चलो इस पे बेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये, A man is moving along east with 40 meter per second speed and rain is falling at a speed of 120 meter per second. The rain appear vertically to the man. Find out direction of falling of rain. रेन की किस डायरेक्शन में फॉल हो रही होगी, इसकी डायरेक्शन हमें निकालनी है। तो देखो इसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन लिखते हैं। मैन जो मूव कर रहा है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 40 की स्पीड से। ये है वेलोसिटी ऑफ मैन जो कि है 40 इस डायरेक्शन में। रेन जो फॉल कर रही है वो 120 मीटर पर सेकंड से कर रही है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रेन है वो है 120 मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन इसकी नहीं गिवन है। द रेन अपीयर वर्टिकली टू द मैन, जो रेन है वो अपीयर हो रही है वर्टिकली टू द मैन। ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। इसकी सिर्फ डायरेक्शन गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड नहीं गिवन है। ये अपने पास में इतनी सी इंफॉर्मेशन गिवन है इस क्वेश्चन में। इस चीज का यूज करके हमें डायरेक्शन बतानी है कि किस डायरेक्शन में वो रेन है वो गिर रही है। ओरिजिनल डायरेक्शन है जो रेन की वो हमें कैलकुलेट करनी है, जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास में गिवन है। तो इसका फॉर्मूला लगा लेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ओके, अब देखो इसके बाद में क्या आ जाता है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये है अपने पास में इस तरीके से गिवन, VRM। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ रेन में से मैन की वेलोसिटी को घटा देना है। माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन है उसको लिखूंगा तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। रेन की वेलोसिटी में से मैन की वेलोसिटी घटानी है तो ऑब्वियस सी बात है रेन की वेलोसिटी इस तरीके से होगी, तभी जाके इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये वाली वैल्यू बन सकती है। वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंगली लिखना था तो क्या है कि रेन की वेलोसिटी में से माइनस VM किया तब जाके इसका जो रिजल्टेंट है वो VRM बना है। वेलोसिटी ऑफ रेन जो है वो है 120 मीटर पर सेकेंड, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन है, इसका भी मैग्नीट्यूड 40 ही है। अब हमें इसमें जो कैलकुलेट करना है वो क्या है कि डायरेक्शन बतानी है रेन की। डायरेक्शन बतानी है मतलब कि ये एंगल बता देना है, बस उससे आंसर आ जाएगा। इस एंगल को निकालना है तो देखो ये वाली ट्राइंगल मैंने मान ली है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा के सामने वाली जो साइड है उसको बोला जाएगा परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली जो साइड है उसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे यूज कर लेंगे साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 40, हाइपोटेन्यूज है 120, इसकी वैल्यू 1/3 बन जाएगी और थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स 1/3। ये वो एंगल है जो कि रेन बना रही है वर्टिकल के साथ में, जो कि एंगल अपने से पूछा गया है। तो इसकी वैल्यू आ जाती है थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/3।
इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिखता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये, ए बस विद वर्टिकल विंडशील्ड मूव हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक बस है जिसके सामने वाला जो शीशा है, वो जो सामने वाला कांच होता है वो वर्टिकल है, वर्टिकल उसकी विंडशील्ड बोली गई है। मूव हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, हॉरिजॉन्टली जा रही है 40 की स्पीड से। रेन है वो वर्टिकली फॉल कर रही है 30 की स्पीड से। वो एंगल बताना है जिस एंगल पे रेन ड्रॉप स्ट्राइक करेंगी इसकी विंडशील्ड के साथ में। ये अपने पास में है क्वेश्चन। जो वेलोसिटी ऑफ बस है बेटा वो है 40, ठीक है। रेन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है, वेलोसिटी ऑफ रेन है वो है 30। अब इस केस में जो रेन है वो किस एंगल पे स्ट्राइक करेगी, इसका मतलब है वो निकालना है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू बस। फॉर्मूला बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ बस। चलो ये अपने पास में फॉर्मूला बन गया। इसके अकॉर्डिंगली जो डायग्राम बनेगा वो निकालते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बस क्या हो जाएगा, रेन की वेलोसिटी में से बस की वेलोसिटी को घटा देंगे। रेन की वेलोसिटी है ये, इसमें से मैंने बस की वेलोसिटी को घटा दिया, जो कि बस की वेलोसिटी थी ये। वी आर में से माइनस वी वी वैक्टर को ऐड कर देंगे, तो जो रिजल्टेंट है वो बन जाता है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बस वाला वेक्टर। ये वेक्टर है, ये बन जाएगा। और साथ में हमें निकालना है जो विंडशील्ड है उसके साथ में इसका कितना एंगल होगा। देखो, तो अब अपने पास में ये वाला एंगल मैं निकाल लेता हूँ अभी इसी सिनेरियो पे, ठीक है। बाकी सारे एंगल देखते रहेंगे। ये अपने पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। राइट एंगल ट्राइंगल में सामने वाली जो साइड है वो है परपेंडिकुलर 40, और जो सबसे बड़ी वाली साइड है वो है हाइपोटेन्यूज, बची हुई साइड है बेस। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि बन जाएगा 4/3। इसका मतलब जो ये वाला जो एंगल थीटा है, इस एंगल थीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 53 डिग्री। tan 4/3 होता है 53 डिग्री पे। बट इस केस में हमें जो निकालना है वो पूछ रहा हूँ। देखो, ये है रेन जो बस के केस में अपीयर हो रही है। अब जो बस की विंडशील्ड है ना वो है इस तरीके से, वर्टिकल विंडशील्ड बोला गया था। बस की जो विंडशील्ड है वो वर्टिकली है इस तरीके से, ठीक है। अब अगर कोई ऐसी विंडशील्ड है और बारिश उस पर ऐसे गिर रही है, तो जो विंडशील्ड के साथ में जो एंगल बनेगा वो वाला एंगल ये बोला जाएगा ये, ठीक है। ये एंगल है वो है जो हमें निकालना है, ठीक है। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बेटा पैरेलल है, ये इनको इंटरसेक्ट कर दिए, तो ये वाला एंगल थीटा है, तो इस एंगल की भी वैल्यू क्या होगी, थीटा। और जो आंसर है वो बन जाता है अपने पास में 53 डिग्री। जो एंगल है उसकी वैल्यू बन जाती है अपने पास में 53 डिग्री। बस इतना सा ही क्वेश्चन है, इसी को हमें निकालना था। ओके, चलो और क्वेश्चन पूछता हूँ इस पे बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये, टू ए मैन वॉकिंग एट ए रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर द रेन अपीयर टू फॉल वर्टिकली। अगर कोई मैन 4 की स्पीड से जा रहा है तो उसको रेन वर्टिकल नजर आ रही है। वैन ही इंक्रीज हिज स्पीड टू 8 किलोमीटर पर आवर इट अपीयर टू मीट हिम एट ए एंगल ऑफ 45 डिग्री विद वर्टिकल। अगर वो अपनी स्पीड को 8 कर देता है तो उसको स्पीड नज़र आ रही है, जो उसको रेन है वो 45 डिग्री के एंगल पे नज़र आ रही है। तो हमें ये बताना है कि अपने पास में जो वेलोसिटी ऑफ रेन है वो कितना एंगल बना रही होगी, और वर्टिकल के साथ में, और साथ में उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। ये अपने पास में क्वेश्चन। क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है। पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, इतनी सी इंफॉर्मेशन से। मैन जो कि है 4 की स्पीड से जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से जा रहा है मैन। वेलोसिटी ऑफ मैन है वो है 4, ठीक है।
अब ये देखता है कि इसको रेन अपीयर हो रही है, वो है वर्टिकली, इसको वर्टिकली वेलोसिटी ऑफ रेन नजर आ रही है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। फर्स्ट केस है, उससे जो डायग्राम निकल के आ रहा है फर्स्ट लाइन से, उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, अब अपने पास में ये सिनेरियो बन चुका है। इसमें फॉर्मूला हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का मतलब है वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। शायद इससे अगर प्रॉपर डायग्राम नहीं बन जाए तो ऐसे कर लो, वेलोसिटी ऑफ रेन हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन। लो, इससे तो बन ही जाएगा डायग्राम। ठीक है, तो पहले इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली डायग्राम बना दे रहा हूं मैं। रेन की जो वेलोसिटी है वो रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन और मैन दोनों की वेलोसिटी को ऐड करके बनेगा। तो मैन की वेलोसिटी है ये 4 और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है ये वी आर एम के अंदर में मैंने वी एम को जोड़ दिया तो ये बन गया है 4। अब इस चीज का यूज करके अपने पास में निकल के आ गई है वेलोसिटी ऑफ रेन, ये आ गई है वेलोसिटी ऑफ रेन। ठीक है, पहले क्वेश्चन है वो अपने पास में फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली डायग्राम सिर्फ इतना सा ही बनेगा। सेकंड है, अगर वो अपनी स्पीड को इंक्रीज करके बना देता है 4 किलोमीटर पर आवर, उसने अपनी स्पीड को बढ़ा के 4 बना दिया है, तो उस केस में उसको रेन अपीयर हो रही है 45 डिग्री पे। ठीक है, इस केस में देखो सेकंड, अगर वो मैन है उसने अपनी वेलोसिटी बढ़ा के बना दी है 8। ठीक है, ये वाली वेलोसिटी है ये 8 हो गई है। ठीक है, मैन की वेलोसिटी है ये, इसके अंदर में ठीक है रेन की वेलोसिटी को अगर मैं वी आर एम, जो रेन की वेलोसिटी इसको अपीयर हो रही है वो है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन, यहाँ पे जो वेलोसिटी, ये दूसरे वाला जो फॉर्मूला है यही मैं अप्लाई कर दे रहा हूँ। अब देखो कैसे कर रहा हूँ। मैन की वेलोसिटी है वो ये हो गई है, रेन की वेलोसिटी तो जो निकल गई थी वही हमेशा रहेगी, वो कभी भी चेंज नहीं होने वाली है। वेलोसिटी ऑफ रेन ऐसी आ गई है। अब अपने पास में आ जाता है कि ये तो वेलोसिटी थी मैन की, अब इसको जो रेन अपीयर हो रही है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इसका जो नया वाला डायग्राम है वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन है वो तो है 8। दूसरी सिचुएशन के लिए जो डायग्राम है बेटा वो ऐसा बन गया है। वापिस से देखो, इस डायग्राम को वापिस से समझाता हूँ प्योर तरीके से। अगर मैन की स्पीड हो गई है 8, तो इसमें मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है, और नेट है वेलोसिटी ऑफ रेन। वेलोसिटी ऑफ रेन तो ऐसे ही बनेगा, इसमें मुझे वेलोसिटी ऑफ मैन को हेड टू हेड रखना है। अब उस केस में जो ऐसा कोई वेक्टर बनेगा वो होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का वेक्टर। इस तरीके से सेकंड सिनेरियो में मैंने डायग्राम ये बना दिया है। अब बेटा फर्स्ट वाला डायग्राम है और सेकंड वाला डायग्राम है, दोनों को आपस में कंपेयर करके बनाता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे नहीं रह के एक अलग से बना देता हूँ। देखो इनके कोरस्पॉन्डिंग जो डायग्राम है वो, तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, इस डायग्राम और इस डायग्राम को कंबाइन किया तो ऐसे बन गया। इतनी सी साइड है ये बन गई है 4 फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंगली, ये वाली वैल्यू है वी आर, वेलोसिटी ऑफ रेन इतनी सी साइड है ये भी बन गई है 4, क्योंकि टोटल है ये है 8 है। ठीक है, और एक ये एंगल है, ये एंगल बन गया है 45 डिग्री। बस ये अपने पास में सिचुएशन है वो निकल के आ गई है। अब इस केस का यूज करके मुझे वेलोसिटी ऑफ रेन निकालना है। अब तो मेरे लिए निकालना बिल्कुल आसान हो चुका है, इस क्वेश्चन में कुछ भी अब मुश्किल नहीं बचा है। देखो ये वाली जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये एंगल तो 90 है, एक एंगल है 45 डिग्री। 45 डिग्री होता है तो इसकी ये जो दोनों साइड हैं इनकी वैल्यू सेम रहेगी, तो इधर वाली जो साइड है उसकी वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, अब ये वाली ट्राइंगल है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये साइड 4 है ये साइड 4 है, तो इसका जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो बन जाएगा 4√2 हाइपोटेन्यूज के इक्वल होगा। और साथ साथ में ये वाला जो एंगल है, क्योंकि ये साइड भी 4 है ये साइड भी 4 है,
तो ये वाला जो एंगल है ये बन जाता है 45 डिग्री। तो रेन की जो वेलोसिटी है वो हो जाती है 4√2 और वो एंगल विद वर्टिकल बनाएगी, उसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। तो आंसर है 4√2 एंड 45 डिग्री विद वर्टिकल। ये है वेलोसिटी ऑफ रेन की वैल्यू। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन ही निकालनी थी ना। हाँ ठीक है, जो हमसे पूछा गया था वही अपने पास में आंसर आ गया है। इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं तक होते हैं रेन मैन प्रॉब्लम्स, इससे ज़्यादा कोई भी मुश्किल प्रॉब्लम आने का चांस नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है रिवर बोट प्रॉब्लम्स। ये अपने पास में रिवर बोट प्रॉब्लम्स। ठीक है, रिवर बोट प्रॉब्लम्स का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इसमें यूज क्या होगा, वो सारे फॉर्मूले लिख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इसका जो फॉर्मूला है वो ये हो जाता है वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। बोट की वेलोसिटी में से रिवर की वेलोसिटी को घटा देंगे। ठीक है, 1D मोशन जब किया था तब भी इन सब चीज़ों के बारे में लिखा था। यहाँ पे एक बार फिर से इन चीज़ों के बारे में लिख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर का जो फॉर्मूला है वो ये बन गया है। इसके अंदर में जो VBR से लिखा हुआ है, VBR, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर। सेकंड, या इसको बोल सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू रिवर है, इसका मतलब है जब रिवर रेस्ट पे हो तब बोट की वेलोसिटी, मतलब कि बोट की वो वेलोसिटी जब रिवर रेस्ट पे है, तो उसको लिखा जा सकता है कि वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ऐसा भी लिखा हुआ है, इसका मतलब कि यही वाली वेलोसिटी ही गिवन है। नेक्स्ट हम लिखने वाले हैं VB। VB ये होता है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सिर्फ वेलोसिटी ऑफ बोट या वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों का मतलब सेम ही है। नेक्स्ट जो VR लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि बच्चे वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। रिवर की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ये अपने पास में फॉर्मूले हैं। इस फॉर्मूले को रीअरेंज करके बेटा ये वाला तरीका है, इसका यूज नहीं करेंगे, इसका यूज बहुत ही ज़्यादा कम होगा या ऑलमोस्ट ना ही होगा। यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज किया जाएगा वो फॉर्मूला क्या है कि बोट की वेलोसिटी पूछी जाएगी, तो वेलोसिटी ऑफ बोट निकाली जाएगी। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर में इस टर्म को इधर लेके चले जाएंगे, तो VBR प्लस VR। जो बोट की वेलोसिटी है वो ये होगी, वेलोसिटी ऑफ बोट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली ही हम सारे कंसेप्ट किया करते हैं कि बोट को ग्राउंड से देखेंगे तो वो किस वेलोसिटी से नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो उसमें क्या है कि बोट की वेलोसिटी जो पानी के अंदर है वो वेलोसिटी और जो रिवर की वेलोसिटी है दोनों को वेक्टरली ऐड कर देंगे। इसमें अपने पास में 1 डायमेंशन में जो केस थे उनको वापिस से रिकैप कर देता हूँ। 1D केसेस, 1D में इसके 2 केस बनते थे। ठीक है, 1D मोशन जो करवाया था, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, उसमें इसके केस डिस्कस करे हुए हैं। तो पहला केस बनता है वो है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब ये था कि पानी के अंदर जो बोट है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, पानी भी इसी डायरेक्शन से जा रहा है। ये U वेलोसिटी सी है, ये V वेलोसिटी सी है। ये वाली वेलोसिटी है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो ग्राउंड से देखेंगे तो क्या वेलोसिटी आ जाएगी, U प्लस V। दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, उसको ही बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। सेकेंड केस था इसमें अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम वाला केस है, उसको रिकैप करते हैं। अपस्ट्रीम में क्या था, जो बोट थी, बोट जा रही है इस डायरेक्शन में,
रिवर है वो जा रही है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो बोट की वेलोसिटी ग्राउंड से हम देखते थे उसका आंसर बन जाता है v माइनस यू का मैग्नीट्यूड। जो भी वेलोसिटी ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंगली रहेगा। अगर रिवर तेज जा रही है तो बोट को उस तरफ बहा ले जाएगी, अगर बोट फास्ट है तो रिवर को क्रॉस करते हुए उस तरफ चली जाएगी, दूसरी तरफ चली जाएगी। ये अपने पास में दो केस है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के। अब अपने पास में जो प्रॉपर केस है 2 डायमेंशन वाले, वो वाले केस हम डिस्कस करने वाले हैं। 2D केसेस, इस चैप्टर में यही केस काम में आएंगे, 1D वाले तो रिकैप में करवाए हैं। सबसे पहला केस है स्विम परपेंडिकुलर। अगर कोई बोट है मैं उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्विम करवाता हूं रिवर फ्लो से, जिस तरफ नदी बह रही है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसको चला दिया है। ये मान लेते हैं बेटा अपने पास में है रिवर। इस रिवर में ये मैंने रेफरेंस लाइन खींच दी है दोनों एंड टू एंड मीट करते हुए। डी जो है वो है विड्थ ऑफ रिवर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डी जो है वो है विड्थ ऑफ रिवर। ओके, और ए वाले पॉइंट से मैंने बोट को स्टार्ट किया है, बोट को अपवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो ये है इसको मैंने मान लिया है कि v। बोट की वेलोसिटी है जो रिवर के रेस्पेक्ट में, उसको v मान लिया है। ऊपर वाले केस में क्या मानना था u, तो वही इसमें भी u ही मानेंगे बेटे। बोट की वेलोसिटी है जो रिवर के रेस्पेक्ट में, उसको मान लिया है u। और नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ रिवर, रिवर की वेलोसिटी को मान लिया है v। ऐसे है अपने पास में केस। ओके, और बस कुछ नहीं है, दो ही चीज चाहिए होती हैं। रिवर जो है बेटा वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है v स्पीड से, बोट को मैंने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करवाते हुए चला दिया है। चलो ए से शुरू करवाया, ए से वो जो है वो अपने पास में पहुंच जाएगी बी पे। अगर ऐसा सिनेरियो है अपने पास में, ठीक है, अगर मैं बोट को ए से बी की डायरेक्शन में चलाऊं तो वो बोट क्या बी पे पहुंचेगी या बी के लेफ्ट पे पहुंचेगी या बी के राइट में पहुंचेगी। ठीक है, आंसर नहीं बताना है, ना कहीं पे कमेंट करना है, ना कुछ और करना है, सिर्फ अपने को बोल के बताना है। ठीक है, वीडियो को देखते देखते आपको बोल देना है वो लेफ्ट में जाएगी या राइट में जाएगी। ठीक है, तो बताओ इसका क्या आंसर होगा, लेफ्ट में जाएगी या राइट में जाएगी बोट। ओके, मुझे समझ में आ गया है कि मोस्ट ऑफ बच्चों ने राइट ही बोला है, जो कि बिल्कुल सही है। देखो बेटा, जो बोट है वो इधर चली हुई है, बट नदी का बहाव है वो उसको थोड़ा सा आगे की डायरेक्शन में और पुश कर दे रहा है, जो कि v वेलोसिटी से पुश कर रहा है। तो नेट वेलोसिटी है वो अपने पास में इस डायरेक्शन में चली जाएगी, और जिसकी वजह से जो बोट है वो इस पॉइंट पे जाके लैंड करेगी या इस पॉइंट पे जाके पहुंचेगी, जो कि पॉइंट है सी। जिस बोट को हम चाहते थे बी पे पहुंच जाए वो बी पे ना पहुंच के सी पे पहुंच जाएगी, और बी और सी है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है एक्स। ऐसे है, इस एक्स को बोलते हैं ड्रिफ्ट, मतलब जहां पे पहुंचाना चाहते हैं उससे कितना आगे चली गई है, तो जो एक्स है उसको बोला जाता है ड्रिफ्ट। इस क्वेश्चन में हम ये दो ही चीज निकालने वाले हैं, एक तो ये है कि बोट को, नाव को, जो नाव है उसको नदी क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, दूसरा है अपने पास में कि इसका ड्रिफ्ट कितना होगा। ये दो केस। ठीक है, तो पहली चीज मैं निकाल रहा हूं टाइम टू क्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा वो। टाइम टू क्रॉस द रिवर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, देखो इसका फॉर्मूला है भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का तो सिंपल सा फॉर्मूला है, बट एक ही डायरेक्शन लेके चल रहा हूं मैं, वर्टिकल डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन अलोंग वर्टिकल, या इसको लेके चल रहा हूं परपेंडिकुलर टू फ्लो,
जिस तरफ फ्लो है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू है d, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्पीड है उसकी वैल्यू है u। तो इसका आंसर आ जाएगा d/u। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं करना है। दूसरी चीज निकालनी है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट है, ड्रिफ्ट क्या करेंगे कि बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या अलोंग द फ्लो, इसमें जो कंसेप्ट लगा के चल रहे हैं वो है अलोंग द फ्लो, जिस तरफ फ्लो है उसकी डायरेक्शन में। तो फ्लो की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो निकाल रहे हैं। तो फ्लो की डायरेक्शन में स्पीड इनटू यहाँ तक का टाइम, तो स्पीड तो है v ही और टाइम तो वही है जो नदी को क्रॉस करने में लगा है, v इंटू टी। तो इसका आंसर आ जाएगा v इंटू टी की वैल्यू है d/u। ये बन गया है ड्रिफ्ट और ये बन गया है टाइम। टाइम और ड्रिफ्ट इन दोनों का आंसर ये बन जाता है। बस इससे ज़्यादा इसमें और कुछ होने की ज़रूरत नहीं है। ड्रिफ्ट, टाइम टू क्रॉस द रिवर। ठीक है, इसके बाद में जो सेकंड केस है वो लिखते हैं शॉर्टेस्ट पाथ या जीरो ड्रिफ्ट। ये वाला केस, अगर हमें नदी को क्रॉस करना है बट शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग करना है या जीरो ड्रिफ्ट के साथ में करना है। चलो तो वही सेम सिनेरियो है तो इससे पहले के केस में था। नदी की जो विड्थ है वो है d, ठीक है। अब जो नदी है उसको यहाँ से यहाँ पे जाना है, मतलब कि नदी को क्रॉस करते हुए हमें a से लेकर b तक पहुँचना है। अब बेटा a से b तक पहुँचना है, नदी जो जा रही है वो है v की स्पीड से, और हम चल रहे हैं, अपनी जो नाव है वो जा रही है u की स्पीड से। तो पहली केस तो इसमें समझने वाली बात ये है कि ये केस सिर्फ नदी को शॉर्टेस्ट पाथ a से b तक सिर्फ तब ही पहुंच सकते हैं जब नाव की वेलोसिटी ज़्यादा हो एज कंपेयर टू नदी की वेलोसिटी। नदी है वो स्लो होनी चाहिए, नाव है उसकी मोमेंटम है या उसकी वेलोसिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ज़्यादा होगी तभी नदी को क्रॉस कर पाएगी, अदरवाइज तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अब देखो, अगर नदी को शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना है तो ए बी के डायरेक्शन में चलने का कोई मतलब नहीं है। राइट डायरेक्शन में जाएंगे या लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे, इसके लिए भी सेम ही है बेटा, आपको बोल के बताना है। ठीक है, कोई नहीं सुन रहा है बट करेक्ट आंसर बताना है, राइट में जाएंगे या लेफ्ट में जाएंगे। बिल्कुल सही जवाब है बेटा, अपनी जो नाव है उसको लेफ्ट डायरेक्शन में चलाएंगे। अगर नाव को मैंने लेफ्ट डायरेक्शन में चलाया है यू की स्पीड से, नदी ने उसको बहाव में दे दिया है इस तरफ की स्पीड से, v की स्पीड से, जिससे कि जो नेट वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में बन गई है। और अगर इस डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी बन गई है तो वो a से लेकर b तक पहुंच जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस केस में ड्रिफ्ट वाला तो कोई मतलब ही नहीं है, ड्रिफ्ट निकालने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। अब मान लेते हैं जो नदी है उसको मैंने एंगल थीटा पे चलाया है वर्टिकल के साथ में, ठीक है, या परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो के साथ में एंगल थीटा पे इस नाव को हमने चलाया है। यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है उसको बेटा मैं फिर से लिख रहा हूँ नीचे, इस डायरेक्शन में है u, u का एक कंपोनेंट तो इधर आएगा, वो कंपोनेंट है u कोस थीटा, क्योंकि ये एंगल है थीटा। ठीक है, ये था u, ये एंगल है थीटा। एक कंपोनेंट इधर आएगा जो कि है u साइन थीटा। परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है u कोस थीटा, लेफ्ट वाला कंपोनेंट है u साइन थीटा। और अब देखो, नाव जो है वो उसको राइट में लेके जा रही है, ये लो, नाव लेके जा रही है इसको राइट डायरेक्शन में v वेलोसिटी से। तो a वाला पॉइंट था उसको ही समझने के लिए थोड़ा सा नीचे लिख दिया है ताकि कंपोनेंट लिखे जा सके। यहाँ पे देखो, जो u कोस थीटा है
जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट किस काम में आएगा? ये कंपोनेंट काम में आएगा नदी को क्रॉस करने में। ठीक है, u cos थीटा हेल्प टू क्रॉस द रिवर, और एक है u साइन थीटा, और u साइन थीटा हेल्प टू ओवरकम द फ्लो, और जो u साइन थीटा है वो फ्लो को ओवरकम करने में हेल्प करेगा। इन दोनों चीजों को ध्यान रखना। परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वो नदी को क्रॉस करने के लिए है, इधर वाला जो कंपोनेंट बना है u का, ये वाला है फ्लो को ओवरकम करने में। तो यहां से ये वाला कंपोनेंट है u साइन थीटा, फ्लो को ओवरकम कर रहा है। फ्लो में नदी राइट डायरेक्शन में लेके जा रही है v वेलोसिटी से, फ्लो को हम नाव को इस तरफ चला रहे हैं u साइन थीटा से। ये दोनों अपने पास में इक्वल और अपोजिट होने चाहिए ताकि ये दोनों कंपोनेंट ही कैंसिल हो जाए, नेट वेलोसिटी इस तरफ बचे। तो इसमें सिचुएशन बन जाती है कि u साइन थीटा है वही अपने पास में v के इक्वल है। ये क्वेश्चन तो अपने पास में एक सिचुएशन है वो तो अपने पास में डन हो गई, यहां से हम एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कोई भी आंसर याद नहीं रखना है, सिर्फ कंसेप्ट है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास में टाइम टू क्रॉस द रिवर। रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? टाइम का फॉर्मूला हो जाता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही स्पीड। तो इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस चलना है वो है ये, और इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है u cos थीटा। इस केस में ये आ जाता है। इस केस में ड्रिफ्ट तो जीरो ही है ये तो, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही लिखते हुए चले। ये आ गया है ये सेकंड वाला केस। ठीक है, सेकंड वाला केस के अलावा बाकी और केस कौन कौन से हो सकते हैं वो केस लिखते हैं। थर्ड केस, ऑल अदर केसेस। इसके अलावा बाकी कोई केस कैसे बनाया जा सकता है, ये देखो। ये है अपने पास में रिवर, ठीक है, और रिवर के अंदर में बोट को चला दिया है इस तरफ u से, ये वाला कोई एंगल अल्फा है। एक में इस तरफ चला दिया है u से, ये वाला एंगल है कोई बीटा। नदी जो बह रही है वो v से ही है, इसमें भी बह रही है वो v से ही है। दोनों की जो विड्थ है वो है d, दोनों की जो विड्थ है वो है d। ऐसा कोई भी केस आएगा उसमें हमने कंपोनेंट ही करना है। u का कंपोनेंट किया तो u का इधर वाला कंपोनेंट क्या आ गया है u कोस अल्फा, u का लेफ्ट वाला कंपोनेंट है u साइन अल्फा, u का अपवार्ड का कंपोनेंट है u कोस बीटा, u का इधर वाला कंपोनेंट है u साइन बीटा। ठीक है, अब देखो u साइन अल्फा है इस तरफ, u कोस अल्फा है इस तरफ, v वेलोसिटी से जो नाव लेके जा रही है वो है इस तरफ। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि नाव की स्पीड थोड़ी सी कम ही है। ठीक है, सॉरी, v स्पीड से नाव लेके जा रही है, इसमें जो नाव लेके जा रही है वो, जो नदी लेके जा रही है वो इस तरफ है। ठीक है, ये अपने पास में केसेस आ गए। ठीक है, तो वेलोसिटी लिखते हैं, वेलोसिटी अलोंग द फ्लो। दोनों केसेस की एक साथ ही लिख देता हूं, फ्लो के अलोंग में क्या वेलोसिटी है। इस केस में देखो फ्लो है इस डायरेक्शन में, फ्लो के अलोंग में वेलोसिटी है ये वाली है v, ये वाली है u साइन अल्फा। मान लेता हूँ v ज़्यादा है ताकि लिखना थोड़ा सा आसान हो सके। v है ये ज़्यादा है, u साइन अल्फा है ये कम है, तो अलोंग द फ्लो वेलोसिटी बन जाती है v माइनस u साइन अल्फा। इसमें फ्लो के अलोंग में जो वेलोसिटी है वो हो जाती है v प्लस u साइन बीटा। ठीक है, अलोंग द फ्लो की वेलोसिटी आ गई है। नेक्स्ट लिख रहा हूं वेलोसिटी
नॉर्मल टू द फ्लो, नॉर्मल टू फ्लो, फ्लो के नॉर्मल वाली वेलोसिटी यहाँ पे है u कोस अल्फा, इधर पे है अपने पास में u कोस बीटा। अब बेटा निकाल सकते हैं टाइम, टाइम टू क्रॉस द रिवर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइम टू क्रॉस द रिवर है नॉर्मल की डायरेक्शन में डिस्टेंस अपॉन नॉर्मल की डायरेक्शन में स्पीड, तो डिस्टेंस है d अपॉन यू कोस अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा d अपॉन यू कोस बीटा। अगर मुझे ड्रिफ्ट निकालना हुआ तो ड्रिफ्ट का आंसर आ जाएगा अलोंग द फ्लो की डायरेक्शन में जो स्पीड है वो और जो टोटल टाइम है वो। इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है v माइनस यू साइन अल्फा और टाइम है d अपॉन यू कोस अल्फा। इस केस में जो ड्रिफ्ट है वो आ जाएगा v प्लस यू साइन बीटा अपॉन d बाई यू कोस बीटा। ऐसे करके ड्रिफ्ट, टाइम, वेलोसिटी, नॉर्मल के डायरेक्शन में वेलोसिटी, सब कुछ निकाला जा सकता है। ठीक है, बट ये वाला केस अपने लिए ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक केस है। ठीक है, वैल्यूज कोई भी याद नहीं रखनी है, सिर्फ तरीका याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो इस चीज़ का ऑब्वियस सी बात है क्लियर भी हो जाएगी। अब बेटा जिस केस में भी हम निकाल रहे हैं टाइम, टाइम में अपने पास में एक चीज़ निकल के आ रही है, टाइम की वैल्यू जो निकल कर आ रही है वो आ रही है डी अपॉन यू कोस अल्फा, डी अपॉन यू कोस बीटा, मतलब वर्टिकल से जो एंगल है वो। ठीक है, तो टाइम को अगर हमें मिनिमाइज करना है कि मिनिमम टाइम में अगर बोट से रिवर को क्रॉस करना है तो उस केस में किस एंगल पे हमें चलना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अगर मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है तो अपने पास में ये वाली वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, तो जो डिनोमिनेटर है वो मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब कि कोस अल्फा है वो मैक्सिमम होना चाहिए। कोस अल्फा मैक्सिमम होता है जब अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री हो, इसका मतलब जब ये एंगल 0 डिग्री हो तब, या जो बीटा है वो 0 डिग्री हो तब। मतलब अगर हम परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो चलेंगे तब अपने का पास में आएगा मिनिमम टाइम। सबसे कम टाइम में नदी को कब क्रॉस कर पाएंगे, जब हम स्विम परपेंडिकुलर करेंगे। तो फर्स्ट वाले केस पे ही जाके लिख लो मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम वाला केस यही है, कभी भी अगर नदी को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है तो हमें परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो चलना पड़ेगा, ये भी यहां से केस आ जाता है। ठीक है, और परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो में ड्रिफ्ट जो था वो 0 नहीं था, तो ये वाला पॉइंट भी लिख लेते हैं, नोट फॉर मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर वी मस्ट स्विम परपेंडिकुलर टू द फ्लो। तो उस केस में परपेंडिकुलर टू द फ्लो में स्विम करना पड़ेगा, और इस केस में ड्रिफ्ट 0 नहीं भी हो सकता, ड्रिफ्ट में और में नोट बी 0। इस केस में शायद ड्रिफ्ट 0 हो भी सकता है या ड्रिफ्ट 0 नहीं भी हो सकता। ड्रिफ्ट 0 जब होगा जब नदी रुकी हुई होगी, अगर नदी चल रही है तो ड्रिफ्ट नॉन जीरो होगा। ये अपने पास में ये केस बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन इसके बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन है इसके बिल्कुल ही सिंपल। ठीक है, लिखते हैं क्वेश्चन और उनको ईजिली करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं अभी लिखता हूँ। तो देखो बेटा नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो ये है, ए स्विमर रीचेस टू अदर बैंक ऑफ फ्लोइंग रिवर जस्ट अपोजिट टू स्टार्ट पॉइंट। एक स्विमर है वो नदी के जस्ट अपोजिट एंड पे पहुंच गया है। इफ़ ही वाज स्विम एट 2 किलोमीटर पर आवर, वो 2 की स्पीड से जा रहा है और एंगल बना रहा है 150 डिग्री फ्लो के साथ में। तो हमें इसमें कैलकुलेट करना है टाइम टू क्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, और साथ साथ में बताना है कि रिवर की जो स्पीड है वो कितनी होगी। चलो अब लिख लेते हैं इस क्वेश्चन का। ये देखो ऐसे है नदी और कोई जो स्विमर है उसको क्रॉस करना है शॉर्ट टेस्ट, मतलब कि जस्ट अपोजिट एंड पे पहुंचना है, मतलब कि 0 ड्रिफ्ट वाला जो केस है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करके
इधर भी पहुंचना है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो बोट है या जो स्विमर है उसको इस डायरेक्शन में तैरना पड़ेगा, और उसकी जो स्पीड गिवन है वो क्या है, 2 किलोमीटर पर आवर। सिर्फ 2 से लिख देता हूँ। वेट, इसमें एंगल भी तो गिवन है, एंगल भी तो गिवन है, 150 डिग्री पे चल रहा है। 150 का मतलब क्या है, इधर से इस तरफ फ्लो कर रही है, इस वाले फ्लो से 90 तो इतना ही हो गया, 90 से और कितना बने ताकि 150 बन सके, तो 150 के लिए 90 से 60 डिग्री और आगे चल रहा है। टोटल इतने एंगल पे जो बोट है, जो सॉरी स्विमर है वो चल रहा है, उसकी स्पीड है 2। इसकी जो स्पीड है, इसकी जो वेलोसिटी है, इसके कंपोनेंट करते हैं। 2 का इधर वाला कंपोनेंट होगा वो बन जाएगा 2 cos 60, और एक इधर वाला जो कंपोनेंट है वो बन जाएगा 2 sin 60। 2 cos 60 है, इसकी वैल्यू निकालता हूँ, 2 इंटू cos 60 की वैल्यू है 1/2, तो ये कंपोनेंट बन जाता है 1 किलोमीटर पर आवर। 2 sin 60, 2 इंटू √3/2, तो ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा √3 किलोमीटर पर आवर। चलो, 2 कंपोनेंट आ गए हैं, एक तो परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो और एक लेफ्ट डायरेक्शन में। अब इस केस में हमें क्या निकालना है कि टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम, रिवर को क्रॉस करने में टाइम। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस और रिवर की जो विड्थ है वो है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, और इसी डायरेक्शन की स्पीड, और इस डायरेक्शन की स्पीड है वो भी है 1 किलोमीटर पर आवर। तो इस नदी को क्रॉस करने में जो टाइम रहेगा वो लगेगा 1 आवर। बस ये आंसर बन जाएगा टाइम का। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ रिवर। रिवर है उसकी क्या स्पीड होगी, तो रिवर की स्पीड को ओवरकम करने के लिए यही कंपोनेंट बनाया था। इसका मतलब है रिवर इस डायरेक्शन में जा रही होगी v वेलोसिटी से, जो रिवर की वेलोसिटी है और ये वेलोसिटी है, जस्ट दोनों इक्वल और अपोजिट होनी चाहिए। अपोजिट तो है, मैग्नीट्यूड में इक्वल होनी चाहिए। जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है वो आ गई है 3 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये इधर वाला जो कंपोनेंट है, जो लेफ्ट डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है, वो रिवर के लिए ही बना है कि रिवर को क्रॉस करने में ये वाला कंपोनेंट इतना हो जाएगा। ठीक है, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन से हमने निकाल दिया है टाइम। ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन था, इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में है इसी पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनको लिखते हैं। ये है अपने पास में क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड। जो स्विमर की स्पीड है स्टिल वाटर में वो है 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब 20 की स्पीड से स्विमर चल सकता है। ठीक है, द स्पीड ऑफ रिवर, रिवर की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट डायरेक्शन में। इफ द स्विमर इज एट साउथ बैंक ऑफ द रिवर, टू क्रॉस द रिवर विद 0 ड्रिफ्ट ही मस्ट स्विम इन विच डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में उसको स्विम करना पड़ेगा। देखो तो इस तरीके से है ये क्वेश्चन, जो रिवर है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, ये लिख दिया है रिवर। ठीक है, 0 ड्रिफ्ट के साथ में जाना है, तो जो स्विमर है उसको इस डायरेक्शन में स्विम करना पड़ेगा। ठीक है, साउथ बैंक है तो साउथ वाला एज ये है, नॉर्थ वाला एज ये है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्योंकि हम पहले ही लिख चुके हैं, ऐसे रहता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये एंगल बन जाता है अपने पास में थीटा, और इस तरफ की जो स्पीड है वो है 20। तो 20 का कंपोनेंट करेंगे, 20 का इधर वाला कंपोनेंट आ जाएगा 20 साइन थीटा, थीटा की डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है वो आ जाएगा 20 कोस थीटा। ठीक है, इस तरफ जा रही है 20 साइन थीटा से, रिवर है वो इस डायरेक्शन में जा रही है 10 से। जो 20 साइन थीटा वाला कंपोनेंट है, इधर वाला कंपोनेंट, वो रिवर को के फ्लो को ओवरकम करने के लिए ये, ताकि नेट वेलोसिटी इस तरफ रह सके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 20 साइन थीटा, इसकी वैल्यू बन गई है 10 साइन थीटा है, इसकी वैल्यू बन गई है 10/20, मतलब कि 1/2, मतलब कि जो थीटा वाला एंगल है उसकी वैल्यू है 30 डिग्री। जो एंगल है उसकी वैल्यू आ गई है 30 डिग्री। अब इसको कैसे लिखा जा सकता है कि ये अपने पास में वर्टिकल, ये अपने पास में नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन से स्टार्ट होकर वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, कितने एंगल पे 30 डिग्री।
तो इसका जो आंसर है उसको लिखा जा सकता है 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ये अपने पास में हो जाता है आंसर। इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास में वो ये है, ए लार्ज शिप हैज ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन इन सी। ठीक है, एक लार्ज शिप है जिसकी की स्पीड है इस तरीके से है, लार्ज शिप जिसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, ए बॉय ऑन शिप मूव एट ए 40 किलोमीटर पर आवर। इसके अंदर में कोई बॉय है, वो 40 की स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वही है। ठीक है, तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि उसकी स्पीड क्या होगी अगर हम ग्राउंड से देखें। तो बेटा ग्राउंड से देखेंगे तो ये वाली स्पीड और ये वाली स्पीड दोनों ऐड होके नज़र आएंगी। ठीक है, ऐसे केस हम ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं, वैसा ही अपने पास में सिनेरियो है। इस डायरेक्शन में जो स्पीड है वो है 30, वर्टिकल डायरेक्शन में जो स्पीड है वो है 40। ये दोनों ऐड क्यों हो रही है? ये वाली है अपने पास में वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू शिप। वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू शिप जो कि है 40। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ शिप, वो है 30। ठीक है, हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ बॉय जो कि आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू शिप प्लस वेलोसिटी ऑफ शिप। 40 जे कैप है, 30 आई कैप है। ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी से ही बना है। वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू शिप इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ शिप। लिख के देख लेना, एक ही सेकंड में क्लियर हो जाएगा डाउट। दोनों वेलोसिटी हैं, इन दोनों का जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 50। बस यही होगा इसका आंसर। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा सिंपल सा एक क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन पूछता हूँ इस पे बेस्ड, ताकि बचे हुए सारे डाउट भी उसमें क्लियर हो सके। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये, अ रिवर हैज विड्थ 100 मीटर। एक रिवर है जिसकी विड्थ है 100 मीटर और उस रिवर की जो स्पीड है वो है 6 मीटर पर सेकेंड। और एक बोट है उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर। मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर गिवन है 10। तो फर्स्ट केस जो हमसे दिया गया है वो क्या है कि मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर एंड ड्रिफ्ट ऑफ दिस केस। इस केस के अंदर में ड्रिफ्ट कितना होगा। ठीक है, और जब हम उसको मिनिमम टाइम में क्रॉस करवाना चाहें तब। ये देखो, ये है रिवर, रिवर की विड्थ है 100 मीटर। तो अब देखो, हमें इसको क्रॉस करवाना है मिनिमम टाइम में। मिनिमम टाइम में अगर क्रॉस करवाना है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसको फ्लो करवाना पड़ेगा। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैंने जो बोट है उसको फ्लो करवा दिया है 10 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में। रिवर है वो इस डायरेक्शन में लेके जा रही है 6 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो मिनिमम टाइम है उसका केस बन जाता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लो। इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर और इस डायरेक्शन में जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकंड। तो इसको सोल्व करेंगे तो आ जाता है 10 सेकंड। तो 10 सेकंड है वो मिनिमम टाइम जिस केस में रिवर है वो, जो बोट है वो इस रिवर को क्रॉस कर पाएगी। नेक्स्ट केस हमें निकालना है इस केस में जो है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इसका ड्रिफ्ट क्या है। इस डायरेक्शन में जो ड्रिफ्ट है वो हो जाएगा इस डायरेक्शन में स्पीड इनटू टाइम। तो इस डायरेक्शन में स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टाइम है 10 सेकंड। तो ड्रिफ्ट आ जाता है 60 मीटर। ये है मिनिमम टाइम वाला केस। सेकंड जो केस है वो क्या है कि किस एंगल पे हम इसको स्विम करवाएं कि इसको क्रॉस करने में जो टाइम है वो मिनिमम लगे। ओके, इसी केस को एक बार फिर से बना लेता हूं मैं। ये है सेकंड केस। इसमें अगर हमें बोट है उसको क्रॉस करना है कि जीरो ड्रिफ्ट हो सके तो इस बोट को थोड़ा सा लेफ्ट डायरेक्शन में चलाना पड़ेगा एंगल थीटा पे। इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। इसकी स्पीड का ये इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा 10
कोस थीटा, और इस तरफ वाला जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा टेन साइन थीटा। क्योंकि बोट आगे की डायरेक्शन में जा रही है 6 की स्पीड से, तो टेन साइन थीटा है वही ऐसा कंपोनेंट होगा जो स्पीड के फ्लो को ओवरकम करेगा। उसकी वैल्यू आ गई है 6। तो इसका मतलब है साइन थीटा है, उसकी वैल्यू आ जाएगी 6/10। इसका मतलब है इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/5, मतलब कि थीटा की वैल्यू बनती है 37 डिग्री। बट प्रॉपर एंगल निकाला जाए रिवर फ्लो से तो वो एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 + 37। इसका मतलब है इसका आंसर आ जाएगा 127 डिग्री विद फ्लो। एक आंसर तो ये आ गया है कि फ्लो के साथ में कितने एंगल पे चलना है। अगर नॉर्मल से एंगल पूछे तो ऑब्वियस सी बात है 37। इस केस में क्या बताना है कि टाइम टू क्रॉस द रिवर, इस केस में कितना टाइम लगेगा। इस केस में जो टाइम लगेगा वो लिख देता हूं। टाइम क्या है कि इस डायरेक्शन में डिस्टेंस 100 और इस डायरेक्शन में जो स्पीड है वो है 10 कोस थीटा। 10 कोस जो थीटा है वो है 37, तो ये आ जाता है 100/8 सेकेंड, जो कि बन जाएगा 12.5 सेकेंड। इस केस में जो टाइम है वो आ गया है, एंगल है वो आ गया है, ठीक है। पहले केसेस में जो टाइम था वो आ गया है, ठीक है। किसी को भी कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकता है कि क्या इसमें डाउट है। कोई भी डाउट होंगे वो सारे के सारे डाउट सोल्व किए जाएंगे, ठीक है। बाकी इन सब के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, उनको भी ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक मैंने डाला हुआ है।